तो ये बोले झंडा ले लो। झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो भाई आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। आपको तिरंगा झंडा लेना पड़ा, मजबूरी में लेना पड़ा? चढ़वा राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए। यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। 20 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा राशन काट लिया, जो मेरा झंडा दिया 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट दिया इसने। मैं गवर्नमेंट को ये कह रही हूँ, जैसे झंडे के लिए आप घर घर में ऐलान कर रहे हैं, रोजगार के लिए आप ऐलान करें ना, कोई भी बेरोजगार रहेगा ही नहीं। दोस्तों, जो वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी है, ये हरियाणा से निकल कर आई है और इसके ऊपर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि खुद जो मिनिस्ट्री है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके द्वारा एक नोटिस इशू करना पड़ गया इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। वो नोटिस क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। आखिर ये मुहिम चला रखी है, क्या ये यहाँ पर सबको झंडा खरीदना है या फिर ये वॉलंटरी है, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। इसी के चलते अभी एक और छोटी सी कंट्रोवर्सी इसके साथ में जुड़ गई है कि अमूल दूध का जो पैकेट है उसके ऊपर भी तिरंगा झंडा जो है वो उसका चित्र बना रखा है, तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई है। वो क्या कंट्रोवर्सी है कि कल को कोई दूध पिएगा और थैली को इधर उधर फेंकेगा, कहीं गटर में थैली जा रही है, कहीं कहीं जा रही है, तो वो झंडे वहाँ पर उस तरीके से आप लोगों को बेसिकली जो थैली के ऊपर छुपा है, तो वो एक तरीके से हमारे झंडे का अपमान है। तो वो भी एक कंट्रोवर्सी आ गई है, तो इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। यानी कि ये पूरा एक टॉपिक बन गया है आज, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इसके बारे में, और भी कई सारी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पहले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है 11 अगस्त। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है, आप लोगों को रियली में मजा आने वाला है, मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे टॉपिक में डिस्कस करूंगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, और कुछ जो अभी प्रेजेंट टाइम पर जो सिचुएशन बनी हुई है कई सारे मुद्दों को लेकर, वो भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो आप लोगों को अटेम्प्ट करने, टॉपिक को टकटकी लगाकर आप लोगों को सुनना है, तभी उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग दे पाओगे, वरना फिर आप लोगों को लगेगा यार ये कहाँ से क्वेश्चन आ गए। ठीक है, और इसी के साथ में जो आप लोगों का न्यूज़ एनालिसिस वाला पोर्शन है जो वीडियो के एंड में रहेगा, वो थोड़ा सा चेंज किया है, तो वो भी आप लोगों के लिए और प्रोडक्टिव बनाया गया है, ताकि और अच्छे से आप लोग एग्जाम में उसको यूटिलाइज कर सको और अपनी अवेयरनेस जो है उसको भी एक अच्छे अप टू द मार्क लेवल पर आप लोग ले जा सको। आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है। एक तो सबसे पहले जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी, आप लोग कोशिश कीजिएगा आंख बंद कर रिकॉल करना कि हाँ यार ये वीडियो जो है ये हमारी समझ में आ गई, और कोशिश करना कि जो भी पॉइंट्स हैं आप लोगों को जो भी रिकॉल कर पा रहे हैं, अगर उनको लिखना भी हो तो आप लोग लिख भी सकते हैं। और इसी के साथ में कल का दिन आप लोगों ने कैसे यूटिलाइज किया और आज का दिन कैसे आप लोग लेकर चलने वाले हैं, इसके बारे में आप लोग जरूर बताना। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इनके बारे में आप लोग बताइए। हालांकि इनके ऊपर मैं आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो आप लोग वहाँ पर इनके बारे में समझ जाएंगे, पर फिर भी एक बार आप लोग बताइए कि ये कौन है और रिसेंटली क्यों न्यूज़ में है, तो देखता हूँ कौन कौन इनको पहचान पाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली आने वाले टाइम में आप लोगों को इनके बारे में कई सारी बातें जानने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं आज की एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में, जो कि रियलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला गया है, वन डे यू विल लुक बैक एंड रियलाइज दैट यू वरीड टू मच अबाउट द थिंग्स दैट डजंट रियली मैटर। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोग अक्सर उन चीज़ों को लेकर परेशान रहते हो जो रियलिटी में आगे जाकर आप लोग देखते हो ना, आप लोग बोल के है छी इसके लिए परेशान था मैं, मतलब आप लोगों को लगेगा यार कि क्या बचकानी हरकतें हम लोग कर रहे थे। आप लोग जिन चीज़ों पर लेकर आज के में ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी लुट गई, बर्बाद हो गई, आगे चलकर लगेगा यार ये रियलिटी में मतलब अपने आप पर ही शर्म आएगी, हंसोगे अपने आप पर। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। तो कई सारी चीज़ें आप लोगों को जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं, उनसे थोड़ा सा टाइम के लिए थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखो, आप लोगों को उनके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे और आप लोगों को उनकी औकात भी पता चल जाएगी कि ये प्रॉब्लम है क्या। अगर आप लोग उसमें घुसे रहोगे तो आप लोगों को सोल्यूशन ही निकलेगा। वो नहीं कहते कि
अगर आप लोगों को रियलिटी समझनी है तो उसको ऊपर से देखो ढंग से, तब आप लोगों को समझ में आएगा, ना कि उसके अंदर घुसकर देखना है आप लोगों को। तो ये भूल भुलैया रहता है, अगर उसके अंदर घुसे रहोगे तो आप लोग हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, टेंशन में रहोगे। पर लेकिन बाहर से देखोगे, एक दूसरे पर्सन के हिसाब से देखोगे उसको, तो आप लोगों को सोल्यूशन मिलेगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर पूछूंगा, आप लोग बताइएगा, अगर आज की डेट में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम बोले आकर, जैसे मैं बोल दूँ यार मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन बताओ, तो आप लोग क्या करोगे? 1 मिनट में 1000 सोल्यूशन दे दोगे, अरे सर इसको ऐसे ठीक कर लो, ऐसे ठीक कर लो। पर लेकिन सेम प्रॉब्लम जब अपने साथ में आते हैं ना, तब दिमाग में ये सोल्यूशन नहीं आते हैं। रियलिटी पता है क्या है? रियलिटी ये है कि हम लोग उस टाइम पर इमोशनलिटी के साथ में उस प्रॉब्लम के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। पर लेकिन जब दूसरे को सजेशन दे रहे होते हैं, उस टाइम पर हमारा कोई इमोशंस कनेक्शन तो उसके साथ में होता नहीं है, उस प्रॉब्लम के साथ में, तो इसलिए हम लोग आसानी से सोल्यूशन दे पाते हैं। तो ये यहाँ से आप लोग क्या सीखने को मिलता है कि अपनी भी प्रॉब्लम अगर देखनी है, इमोशनली उसके साथ में अटैच मत हो, थोड़ा सा ऊपर उठकर उसको देखो, तो सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में। ये आर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है और उसमें बोला गया कि वॉलेंट्री है, जो फ्लैग आप लोग ले रहे हैं उसको बाई कर सकते हैं और ये वॉलेंट्री है, यानी कि कोई आप लोग के ऊपर थोपेगा नहीं इसको कि आप लोगों को ये झंडा खरीदना ही खरीदना है। तो हर घर तिरंगा जो कैंपेन है यहाँ पर, ये प्योरली वॉलेंट्री है। किसके द्वारा बोला गया है? ये यूनियन जो कल्चर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहाँ पर बोला गया है। इसके अभी हरियाणा में जो इशू निकल कर आया उसमें ये रहा कि लोगों को फोर्स किया गया कि आप लोगों को ये तिरंगा झंडा खरीदना है, और अगर आप लोग अपना ये प्यारा सा तिरंगा झंडा नहीं खरीदेंगे तो आप लोगों को राशन नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीके से यहाँ पर बोला गया कि जो फूड और जो सिविल सप्लाई या फिर जो कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट है उनके द्वारा बोल दिया गया कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ पर गलत बात बोली गई है, आप लोग वॉलेंट्री इसको खरीद सकते हैं। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है यहाँ पर? वॉलेंट्री का मतलब होता है, इससे मैं आप लोगों को बोलता हूँ डेली कि आप लोग वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, जो भी आप लोगों के माइंड में डाउट आ रहा है वो कमेंट करना है। तो ये क्या है? ये एक तरीके से वॉलेंट्री है। आप लोग जैसे इतने सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, पर लेकिन करते कितने हैं? करते हैं 400-500। तो 400-500 को थोड़ी ना कि ये वीडियो जस्ट 400-500 के लिए ही मिल रही है, बाकी को ये वीडियो नहीं मिल रही है। बाकी के लिए भी वीडियो है, सबके लिए वीडियो है यहाँ पर ये। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि 400-500 को अलग से कोई ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो उनकी इच्छा है, उनको लग रहा है कि हाँ यार इतना फीडबैक तो देना बनता है, तो वो उसको फीडबैक को देकर जाते हैं। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ झंडा खरीदना चाहिए, और खरीदना भी तब है अगर आप लोग उसकी रेस्पेक्ट कर सको। ऐसे नहीं कि झंडा लाए और फिर उठा कर इधर उधर फेंक दिया, वो डिसरेस्पेक्ट होगी, तो वो एक गलत बात है यहाँ पर। तो झंडे की रेस्पेक्ट अगर कर सको तो ही आप लोगों को उसको खरीदना है। अगर रेस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहे तो यार फिर खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर उसको रहने देना खरीदना। तो ये फिर यानी कि जब बस की नहीं है संभालना तो फिर लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उन लोगों को झंडा दे देना जिनके बस की संभालना भी नहीं है और जबरदस्ती सबको झंडा थोप देना, तो ये सही नहीं है। ऐसी बातें यहाँ पर कई सारी निकल कर आई मीडिया में सामने, यानी कि उन लोगों को झंडा अगर देना भी है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि उनको इज्जत करानी है तो फिर उनको फ्री में बांटो। फिर अगर आप लोगों को लग रहा है वो झंडा खरीदने के लायक भी पैसे नहीं है। तो हर घर तिरंगा का जो अभियान यहाँ पर स्टार्ट किया गया, रियलिटी में काफ़ी अप्रिशिएट करने लायक है। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, अपने झंडे के बारे में जानने का मौका मिल रहा है, लोगों को एक झंडा फहराने का मौका मिल रहा है। पर लेकिन ये थोपा नहीं जा सकता यार, ये जबरदस्ती नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे पढ़ाई और जो आप लोग प्यार होता है, यानी कि स्टडी और लव, दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोग किसी पर थोप नहीं सकते। जरा सी देर के लिए बच्चों को मार पीट कर पढ़ाने के लिए बैठा सकते हो, पर रियलिटी में क्या वो पढ़ पाएगा? अगर उसका अंदर से मन नहीं कर रहा है, आप लोगों का मन कर रहा है सोने का, तो सो जाओ ना यार, क्यों फालतू में किताबें लेकर बैठे हो? जब कि सोकर थक लो आप लोग तब किताबें लेकर बैठो कि किताबें लेकर फिर नींद ना आए। अगर फिर आ रही है तो फिर से सो जाओ, मतलब अपने आप को इतना थका लो सो के कि फिर आप लोगों को चीज़ें बोरिंग नहीं लगे। तो जिंदगी में आप लोगों को चीज़ों का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो तिरंगा उसी के हाथ में तो जो उसकी रेस्पेक्ट कर सके। अभी टारगेट क्या है कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक का 20 करोड़ जो घर है उनमें तिरंगा पहुंचाना है यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर ये मुहिम चलाई गई है। एक और इसी के बारे में आर्टिकल है यहाँ पर एक आर्टिकल ये है कि हमारी कंट्री में जो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये बोला गया है कि फ्री डिलीवरी तिरंगे की जाएगी आप लोगों के घरों तक। आप लोगों को बस यहाँ पर तिरंगे का जो बनाने का जो खर्चा है वो देना पड़ेगा, बाकी का डिलीवरी जो है यहाँ पर फ्री प्रोवाइड करा रहा है हमारी कंट्री में डाक सेवा के थ्रू। तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी यहाँ पर लगी। और साइड में तो आप लोगों को पता ही है, देश के कोहिनूर रतन टाटा जी, इनके द्वारा भी झंडे जो एक तरीके से पार्टिसिपेशन किया गया झंडे को फहराने में। और ये आप लोग भी कोशिश करिएगा, आप लोग भी जहाँ पर भी आप लोगों से हो सकता है अपने घरों में अगर पॉसिबल हो, अगर कोई ऐसा इंसान है गरीब जो झंडा फहरा नहीं पाता है, ठीक है, तो आप लोग उसके घर में अपनी तरफ से झंडा डोनेट कर सकते हैं, ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ पर, तो ये तो सैल्यूट है यहाँ पर रतन टाटा जी को। बाकी जो एक और कंट्रोवर्सी है ये यहाँ पर निकल कर आई कि अमूल का जो पैकेट है उसने तिरंगा झंडा यहाँ पर लगा दिया। तो उसमें ये बोला जा रहा है कि क्या ये सही है यहाँ पर इस तरीके से तिरंगा झंडा लगाना?
क्योंकि यहाँ पर कई सारी ऐसे पन्नी है दूध की जो आप लोगों को पैकेट जो गटर में भी पड़े हुए मिलेंगे, तो ये इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर इसके ऊपर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो पर्सनली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बाकी आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। और परमिशन कैसे मिल जाती है यहाँ पर इस तरीके से इसको छापने के, इससे परमिशन लिया उन्होंने, तो वो भी बात है यहाँ पर बोल देते कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा, पर लेकिन तिरंगा छाप दिया, तो वो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर मेरे हिसाब से तो गलत है। बाकी आप लोग अपनी राय यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये पूरा इशू है, पूरा कंट्रोवर्सी है यहाँ पर, और ये एथिकल इशू भी यहाँ पर बन जाता है कि अनाज खाना पीना उसके बदले अगर तिरंगा नहीं ले रहा है तो उनका अनाज में से कट कर लिया जा रहा है। तो ये एक तरीके से कितने हद तक यहाँ पर सही है, तो इसके बारे में भी आप लोग अपने कुछ व्यूज़ अगर लिखना चाहें, आप लोगों से कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग उसके बारे में क्या बोलोगे, तो ये भी एक बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो ये पूरा एक टॉपिक है जो कि न्यूज़पेपर में कई जगह यहाँ पर ये टॉपिक आप लोगों को देखने को मिल रहा था, और आगे इसके ऊपर आप लोगों को एडिटोरियल भी आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक यहाँ पर बन गया है। ठीक है, तो फीडबैक जरूर देना कैसा लगता है आप लोगों को, जो भी लेक्चर आप लोगों से मैं पूछता हूँ वो भी हालांकि वॉलंटरी है, फोर्स कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है फीडबैक देना है तो जरूर देना। एक बच्चा कह रहा है कि सर याद दिला दिया करो, भूल जाते हैं ठीक है, चलो कोई नहीं, आप लोग को 1 सेकेंड लगते हैं, फीडबैक दे दिया करो। ठीक है, एक छोटी सी एक और बात जो कि मैं अपनी तरफ से करना चाह रहा हूँ, हालांकि ये एक तरीके से नॉन स्टडी वाली बात हो गई कंप्लीटली। अभी यहाँ पर कई सारे बच्चे बोले कि सर ये मूवी देखने जाएं कि ना देखने जाएं। मैं बोलता हूँ ना आप लोग ये मूवी देखने जानी है, यहाँ पर एक तरीके से कई सारी मूवी देखते हैं तो मेरी कमेंट भी करता हूँ। तो यहाँ पर ये मूवी आ रही है लाल सिंह चड्ढा, तो ये देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो कई सारे बच्चों के मेल पड़े हुए थे। तो यार ये आप लोगों का बिल्कुल पर्सनल व्यू होगा इसमें, देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। देखो यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। एक तो मूवी को आप लोग बेसिकली एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है, उसमें ये मत देखो कि क्या पॉलिटिक्स है उसके अंदर में। आप लोगों को उसको कंप्लीटली अपना एंटरटेनमेंट करना है, अपना माइंड फ्रेश करना है और मूवी को देखकर साइड में हटना है। तो यहाँ पर ये तो हमारी बात होगी, पर लेकिन दूसरी साइड में अगर हम लोग बात करें, जो कि यहाँ पर कई सारे ऐसे हीरो हैं, कई सारे ऐसे एक्टर हैं जो कि यहाँ पर उनका भी काम है कि उनको कोई भी मूवी बनानी है तो एंटरटेनमेंट या फिर एक तरीके से एडुटेनमेंट यानी कि एजुकेशन के पर्पज से वहाँ पर बनानी है, और उसके बाद में फिर वो साइड में हट जाना चाहिए। जब वो पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं ना, तब दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। अब आमिर खान साहब के द्वारा क्या किया गया, अब ये जाने अनजाने में या फिर आप लोग इसको इंटेंशनली बोलो, जो भी किया इनके द्वारा, अभी यहाँ पर इनके द्वारा कुछ ऐसी हरकतें की गई हैं जिसकी वजह से पूरे देश में कई सारे गुस्से यहाँ पर लोगों को गुस्साए हुए हैं लोग इनकी वजह से। एक तो यहाँ पर अभी ये बाहर की कंट्री में यहाँ पर पहुंचे, और बाहर की कंट्री में भी एक ऐसे देश के एक प्रेसिडेंट की वाइफ से मिलकर आए जिसके हमारी कंट्री के साथ में हमेशा उल्टे रिलेशन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहुंच गए, कहाँ पर ये पहुंच गए, तुर्की। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा तो तुर्की के अंदर में बहुत सारी हिंदी मूवीज जो हैं वो रिलीज होती हैं डब होकर, तो वहाँ पर काफ़ी उनकी मार्केट है, और यहाँ पर आमिर खान काफ़ी फेवरेट हीरो वहाँ पर माने जाते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर वो हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ में खड़े होते हैं। तो एक तो वो वाली कंट्रोवर्सी यहाँ पर इनके जो है सर चढ़ी। दूसरा यहाँ पर अगर बात करें, ये जो पर्टिकुलर मूवी आई थी पीके मूवी, हमारी कंट्री में सोसाइटी इतनी लिबरल है कि हम लोगों ने सबने इसको एंजॉय किया। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा क्या था कि हिंदू धर्म को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज यहाँ पर किया जा रहा था। इससे ये देखने को मिलता है कि हिंदू धर्म जो है वो काफ़ी लिबरल है, यानी कि हमारे धर्म जो है हम उसके बारे में देख रहे हैं और हम लोग हंस रहे हैं। हमको लग रहा है कि कुछ चीज़ें अगर गलत भी है उसके बारे में कुछ बोला जा रहा है, फिर भी हम लोग उसको एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ये क्रिएट होगी कि रिलीजन के नाम पर ये काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें अंदर घुस गए और उसको काफ़ी गलत तरीके से भी ट्रीट किया गया वहाँ पर। ठीक है, तो कहीं वो एक तरीके से पान थूक दे उसके पत्थर के ऊपर, वो सब चीज़ें, वो सब एक तरीके से, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही गलत तरीके से एक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि दूसरे रिलीजन के बारे में इतनी चीज़ें नहीं दिखाई है, वहाँ पर उसको बाईपास से करके निकल गए। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई मूवी बनानी है रिलीजन के ऊपर, तो सब रिलीजन को एक तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट आप लोगों को देना चाहिए। तो इसके चलते कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जा रही है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर इनके द्वारा कुछ ऐसी बातें की गई हैं पास्ट में जिसके चलते यहाँ पर जो मूवी है एक तरीके से इनकी कंट्रोवर्शियल हो गई है, जैसे कि देश के अंदर ये सुरक्षित नहीं है, ऐसी कुछ बातें बोली गई थी। तो देश का इतना बड़ा हीरो यहाँ पर बोल रहा है कि देश के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है, तो ये तो बिल्कुल वही हो गया जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोल दिया गया था कि मैं देश के अंदर सुरक्षित नहीं हूँ, मतलब पंजाब के अंदर जब गए थे वो। तो ये इतनी बड़ी डिग्निटरी के द्वारा ऐसी स्टेटमेंट देने का मतलब जो होता है वो काफ़ी एक नेगेटिव एक तरीके से माइंडसेट क्रिएट करता है लोगों का। प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। ठीक है,
तो वहाँ पर एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की भी गलती थी, जो उनकी सिक्योरिटी फोर्स है उसकी भी गलती थी वहाँ पर कि फ्लाईओवर पर ले जाकर प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी रोक दी। तो वो सारे इशू यहाँ पर निकल कर आए। तो ऐसा ही मुद्दा यहाँ पर देखने को मिला इनके द्वारा कि मतलब तुम एक तरीके से इतने बड़े हीरो होकर तुम यहाँ पर सिक्योर नहीं हो देश के अंदर में, तो आम जनता का क्या होगा। तो जब कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है तो फिर यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो यानी कि अगर आप लोगों को मूवी बनानी है तो उसको एंटरटेनमेंट और एडुटेनमेंट के पॉइंट ऑफ से बनाना है, और इसी के साथ में फिर पॉलिटिक्स में संलिप्त नहीं होना है। और फिर लोग अगर चिढ़ जा रहे हैं उससे, आप लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, तो फिर आपको लग रहा है कि मुझे बाइकआउट को कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं। पर लेकिन इनसे ऊपर अगर बात करूँ तो मैं ये बोलूँगा कि ये आप लोग यार पर्सनल विचार होना चाहिए यहाँ पर कि मूवी देखनी है फिर नहीं देखनी है, तो वो आप लोग बोल सकते हैं। ये सारी कहानी मैंने आप लोगों को क्यों समझाई, क्योंकि रिलीजन इतना ज़्यादा न्यूज़ में है। और जब आप लोग पार्ट 3 में जाएंगे संविधान के अंदर में, जो कि फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का, और वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल जो 25 से लेकर आप लोगों को और 28 तक जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सारे रिलीजन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर में, जब भी रिलीजन के बारे में कोई भी बात जो है वो न्यूज़ में रहती है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा समझिएगा। अभी रिलीजन के नाम पर जो न्यूज़ थी वो भी आप लोगों को मैंने बताई थी कि जब हम लोग बात कर रहे थे कांवड़ यात्रा के बारे में, हम लोग बात कर रहे थे अलग अलग रिलीजन से, जैसे कि रोजा रखने के बारे में, ईद सेलिब्रेशन के बारे में, या फिर कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेशन के बारे में। तो कोविड-19 के टाइम पर यहाँ पर क्या किया गया था, हर एक त्योहार पर रोक लगा दी थी। तो कई सारे लोग बोले थे हमारा फंडामेंटल राइट है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 39 और आर्टिकल 30 संविधान के अंदर में जो फंडामेंटल राइट है ये कल्चर के राइट हैं, तो ये हमारे कल्चरल अधिकार है। कई सारे बोल रहे थे, कई सारे बोलते हैं हमारे रिलीजन के अधिकार है यहाँ पर, कि हमारा रिलीजन यहाँ पर इनके साथ में कनेक्ट है, तो रिलीजन हो गया तो ये अधिकार है। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम पर ये साफ साफ बोल दे गया कि राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल 21 के अंदर में आती है वो ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू आप लोगों का अगर कल्चर हो या फिर रिलीजन के जो आप लोगों के अधिकार हैं, उनसे ज़्यादा जो अधिकार यहाँ पर हैं वो है राइट टू लाइफ। यानी कि आप लोग बोलेंगे कि जान है तो जहान है, यानी कि इंसान अगर जिंदा है तो भी तो यही कल्चर ये सारी चीज़ें फॉलो करेगा। जब इंसान जिंदा नहीं होगा तो कैसे वो सारे अधिकार जो है वो फॉलो करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पर बोला गया, इसीलिए यहाँ पर उस टाइम पर आप लोगों ने देखा कांवड़ यात्रा भी रोकी गई। इस तरीके से जो भीड़ भड़ाके में किसी को अगर ईद सेलिब्रेट करनी है तो उसके ऊपर भी रोक लगाई गई। कुंभ के मेला हो रहा था उसमें भी यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया। तो यानी कि राइट टू लाइफ ज़्यादा पावरफुल रहेगा जहां पर भी रिलीजन के साथ में आप लोग कंपेयर करेंगे, अगर इंसान की जान खतरे में पड़ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि हमारे फंडामेंटल राइट हैं तो, पर लेकिन वो ऐसे नहीं कि कंप्लीट फंडामेंटल राइट है, उनके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। तो ये एक काफी बड़ा टॉपिक आप लोगों का बन जाता है, ठीक है। ये इतनी डिटेल में इस तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि आप लोग ये चक्षु खुले थोड़े से, ठीक है। आप लोग टॉपिक को ऐसे समझो कि अच्छा प्रैक्टिकली क्या इंप्लीमेंटेशन इसका होता है, और ये सारी चीजें आप लोग जब एक डीएम की आईपीएस जब पोस्ट पर जाकर बैठोगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का काम आप लोगों का रहेगा, उस टाइम पर ये सारी बातें आप लोगों को याद आने वाली है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। जो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, कई सारे आर्टिकल थे अलग अलग न्यूज़पेपर में, अलग अलग जगह, सबको इकट्ठा करके मैंने एक जगह आप लोगों का पूरा जो मुद्दा था वो समझा दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये आर्टिकल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और कई दिनों से न्यूज़ में है, इसके बारे में ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया था। अभी यहाँ पर फिर से न्यूज़ में किस लिए आया वो बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर यह पूछा गया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, फ्री में कई सारे सामान बांटती हैं, यानी कि वोट के बदले नोट, या फिर वोट के बदले कोई मोबाइल दे रहा है, कोई सोने की चैन दे रहा है, कोई यहाँ पर प्रेशर कुकर दे रहा है, कोई यहाँ पर ओवन दे रहा है, कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई मिक्सचर दे रहा है, जूसर मिक्सचर। तो ये क्या सही है यहाँ पर? ये तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पूछा था पॉलिटिकल पार्टी से कि आप लोग भी बताओ, और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी यहाँ पर पूछा गया था कि आपका इसके बारे में क्या मानना है, क्या इनके ऊपर रोक नहीं लगानी चाहिए, क्या ये गलत नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये एक इंटरव्यू का भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि फ्री बीज जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती है। तो फ्री बीज मतलब फ्री में सामान बांटना, और फ्री में सामान बांटना ये वास्तव में फ्री में होता नहीं है, ये वोट के बदले सामान आप लोगों को मिल रहा होता है। तो इसके चलते यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसी के साथ में और भी कई सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फ्री का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर बात करें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया था कि 15 लाख रुपए लोगों के बैंक अकाउंट में आ सकते हैं अगर ब्लैक मनी आ जाए। हालांकि उनके द्वारा बोला गया था कि आ सकते हैं अगर आ जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीका लालच देना हो गया। कल को इन प्राइम मिनिस्टर बना दिया तो 15-15 लाख रुपए लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। सबको बोला जाएगा फ्री के टीवी तुमको बांटे जाएंगे, फ्री के लैपटॉप सबको मिलेंगे,
फ्री में इलेक्ट्रिसिटी लोगों को प्रोवाइड करा देना, लोगों का लोन माफ कर देना। फ्री बीज का मतलब क्या, अगर आप लोगों में समझाऊं नॉर्मल भाषा में, कुछ भी ऐसी चीज लोगों को प्रोवाइड करा देना जिसको लेकर लोग जो है एक तरीके से उनकी लाइफ में कोई ज्यादा प्रोडक्टिविटी ना आए। मान लीजिए किसानों का लोन माफ कर दिया, तो यहां पर किसानों का लोन माफ हो गया तो उससे किसानों की जिंदगी में प्रोडक्टिविटी नहीं आने वाली है। आप लोगों को क्या करना है, किसानों को इतना सशक्त आप लोगों को बनाना है, उतना कामयाब किसानों को बनाना है ताकि वो तुम्हारा लोन तो वापस दे ही दे सके, इसी के साथ में वो प्रॉफिट भी कमा सके। तो किसानों को क्या देना आप लोगों को, उनकी इनपुट कॉस्ट जो है वो आप लोग सस्ती कर दीजिए, यानी कि जो अपने खेतों में बीज डाल रहे हैं, जो पानी दे रहे हैं, या फिर जो भी उनका खर्च आ रहा है अपने खेत में फसल उगाने में, वो आप लोगों को सस्ती करनी है। और इसी के साथ में जो प्रोडक्ट उनका मार्केट में निकल कर आ रहा है उनको उनका अच्छा प्राइस मिल जाना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो वो बोला गया कि लोगों को मछली पकड़नी सिखाओ, ना कि पकड़ी पकड़ाई मछली उनके हाथ में आप लोगों को दे देनी है कि लो भाई लो मजे लो, तो वो वाले काम यहां पर नहीं करने हैं। तो फ्री बीज का मतलब वो देखने को मिलेगा कि लाइफ में एक अच्छी प्रोडक्टिविटी निकल कर न आए, तो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे देना, तो यहां पर ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर क्या करना है, फ्री में अगर इलेक्ट्रिसिटी यहां पर लोगों को दी जाती है तो वो क्या करेगा, उसका बहुत नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। पता चला घर में टीवी चल रहा है, एसी चल रहा है, खोल के बाहर चला गया, पर लेकिन अगर बिल अगर उसको 1 रुपया भी देना होगा तो वो उसको इस तरीके से बर्बाद नहीं करेगा। तो क्या करना है, अफोर्डेबल चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करानी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री में प्रोवाइड करा देना, जैसे दिल्ली के अंदर ऑल वुमेन को यहाँ पर। ठीक है, तो उस टाइम पर आप लोग सोच सकते हैं एक तरीके से कि इंसान जो है यहाँ पर अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराना है तो एक मिनिमम कॉस्ट यहाँ पर रखिए, तो इनको फ्री बीज की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, पर लेकिन अगर बोला जाए कि एमजी नरेगा क्या फ्री बीज है, नहीं, वहां पर उनको मेहनत करके अपनी जो है कमाई यहां पर मिल रही है। राइट टू एजुकेशन क्या फ्री बीज है, अगर एजुकेशन एक बच्चे को मिल जाएगी तो आगे चलकर वो पढ़ेगा लिखेगा, अपनी जिंदगी में एक प्रोडक्टिव इंसान बनेगा, अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिव इंसान बनेगा, अपनी जिंदगी सुधारेगा और दूसरों की भी जिंदगी सुधारेगा। तो ये फ्री बीज की कैटेगरी में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। फूड सिक्योरिटी अगर बात की जाए, फेयर शॉप के थ्रू यहाँ पर, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है वो भी यहाँ पर फ्री बीज के अंदर नहीं आता है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर खाना मिल रहा है और वहां पर भी 1 रुपए 2 रुपए के हिसाब से काम यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, पीएम किसान सम्मान जो यहाँ पर योजना बनाएगी, यहाँ पर ये कई सारे लोग इसको यहाँ पर कंट्रोवर्सी में ले सकते हैं। इसको ये भी बोला जा सकता है कि फ्री बीज की तरीके से ये, क्योंकि 6-6 हजार रुपए किसानों को दिए जा रहे हैं डायरेक्ट उनके अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया था कि ये जो 6-6 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, इन 6 हजार रुपए में क्या होगा, पूरे साल में 6 हजार रुपए तुम दे रहे हो। ठीक है, तो कई सारे लोग बोले थे कि जैसे कि यहाँ पर उस टाइम पर राहुल गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि कम से कम आप लोग यहाँ पर 72 हजार रुपए साल के दो, यानी कि 12×6=72। ठीक है, तो इस तरीके से बोला गया था उनके द्वारा कि यानी कि 6 हजार रुपए महीना किसानों को दो, ना कि 6 हजार रुपए साल के दे दिए। 6 हजार रुपए साल में क्या होने वाला है, तो ये भी फ्री बीज की कैटेगरी में आ जाता है। इसी को लेकर अभी आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पर हल्ला किया गया कि हम जो है फ्री में अगर लोगों को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो वो तो आप लोग फ्री बीज बोल रहे हो, और आप लोग 6-6 हजार रुपए एक साल के दे रहे हो जिसका कुछ फायदा भी नहीं है, ये फ्री बीज की कैटेगरी में नहीं आएगा क्या? तो आप लोग ऐसे उदाहरण न लिखिए अगर कंट्रोवर्शियल लगे, पर लेकिन अगर एमजी नरेगा बोले ये फ्री बीज में बिल्कुल नहीं आएगा, राइट टू एजुकेशन बोले फ्री बीज में बिल्कुल नहीं आएगा। इसी के साथ में फूड सिक्योरिटी और यहाँ पर फेयर शॉप के बारे में बात करें तो ये फ्री बीज में नहीं आएगा। इवन अगर मैं आप लोगों को बोलूं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, आप लोग इसको बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना फ्री बीज में, पर लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। हाँ, उसको भी अफोर्डेबल प्रोवाइड करा दो, 1-2 रुपया ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में अभी केरला के अंदर में इंटरनेट के बारे में बात की जा रही है कि लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कराना, तो इंटरनेट भी एक इतनी आवश्यकता की एक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ गई है जिसके बिना कोई काम नहीं चलने वाला है। तो इसके ऊपर भी यहाँ पर काफी सारी बातें आप लोगों को मुद्दे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन गया क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी से जवाब माना, तो यहाँ पर इसकी वजह से फिर अभी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आकर यहाँ पर इसका रिप्लाई किया गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये और ज्यादा बड़ा टॉपिक बन गया। तो यहाँ पर अगर बात करें इसकी वजह से दिक्कतें क्या देखने को मिलती है, इकोनॉमी में फेलियर हो जाता है कई बार, क्योंकि पता नहीं है पैसा कहां से आ रहा है, बस फ्री में बांटना है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर लोगों को लाइवलीहुड तो मिलता नहीं, कोई भी यहाँ पर क्या करेंगे, अब लोगों को ये तो बोलेंगे नहीं तुमको जॉब दे देंगे, बस ये बोलेंगे तुमको आके ये बांट देंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ रहा है। इससे लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, और सही प्रोडक्ट का सही जगह इस्तेमाल होता अभी आप लोगों को नजर नहीं आएगा। पता चला लैपटॉप ऐसे इंसानों को भी पकड़ा दिया उठा के गाँव में, उनके मतलब एक तरीके से कुछ ऐसे लोग हैं मान लीजिए जिनको लैपटॉप आप लोगों ने दे दिए, उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो किसान है बेचारे,
हैं, उनको खेतों में चाहिए कि उनको यूरिया मिल जाए सस्ता सा, ठीक है, उनको बीज मिल जाए, आप लोग उनको लैपटॉप पकड़ा रहे हो, तो गलत जगह भी कई सारे गलत चीज़ें जो इस तरीके से चली जाती हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये क्या करता है, कई बार ये गवर्नमेंट के ऊपर तो जो इम्पैक्ट डालता ही डालता है, इसी के साथ में जो इम्पैक्ट डालते हैं यहाँ पर, ये सबसे खतरनाक चीज़ यहाँ पर ये होती है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो होता है पॉलिटिक्स के अंदर में, कि हाँ ये इंसान जो है, जैसे कि मान लीजिए कल को मुझे उतरना है, मुझे जैसे इलेक्शन लड़ने है, ठीक है, अब मेरे पास तो इतना पैसा नहीं होगा मैं सबको बोलूँगा कि मतलब जिस एरिया से मैं लड़ूँ जाकर कि मैं सबको बोलूँ कि तुमको मोबाइल लैपटॉप बांटूंगा, ठीक है, बनकर आ जाऊँगा, तो जो पैसा मिलेगा वो कंप्लीट वहाँ पर एक तरीके से लगाया जा सकता है, तो वो तो किया जा सकता है। तो पर लेकिन पहले से ये बोलना कि सबको आकर ये बांट दूंगा, तो वो कितने हद तक सही है। अगर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ऐसा कोई वायदा नहीं करूँगा, तो मुझे वोट नहीं मिलेगी। तो वो वाली बातें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाता है सारे जो भी मेंबर है, तो इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। कई सारे इकोनॉमिस्ट इसके बारे में बात करते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर केस था, ये याद रखिएगा, स्टार लगा लेना, इसको बोलते हैं एस सुब्रमण्यम बालाजी, ठीक है, वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का केस था। यहाँ पर अनरियलिस्टिक पोल प्रोमिस कर दिए कि हाँ हम तुमको सोने की चैन बांट देंगे, तो वो वाली हरकतें घरों में लोगों के मतलब न्यूज़पेपर डाला जा रहा है, तो उसमें मतलब 500 1000 2-2000 रुपये रख कर फेंके जा रहे हैं, ऐसे ऐसे भी केस देखने को मिले इलेक्शन से पहले दिन, ठीक है। तो ये ऐसी हरकतें यहाँ पर रहती है। पर लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपोजिट बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये लाइफ सेवियर का काम करती है ड्यूरिंग द टफ क्राइसिस का टाइम आता है, यानी कि जैसे कोविड-19 हो गया, कोविड-19 के टाइम पर ये फ्री की जो चीज़ें बट रही हैं, इसकी वजह से कई सारे लोगों की जान बच जा रही है, ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आप लोगों को लेकर चलनी है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आप लोगों को बैलेंस बनाकर यहाँ पर चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हवाबाजी यहाँ पर होने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, यानी कई बार ऐसा कोई इशू देखने को मिले तो आप लोग उसको बैलेंस में टॉपिक को लेकर चलना है, ना कि आर्टिकल में कई बार क्या रहता है एक तरफा लिख देते हैं, ठीक है, तो आर्टिकल में नहीं पढ़ना है। कई बार आर्टिकल में लिखा रहता है कि पर्सनल व्यू है, तो उसके पर्सनल व्यू के चक्कर में मत पढ़ना, आप लोगों को बैलेंस पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो एडिटोरियल ऐड किए हैं अभी कई सारे इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कस करना स्टार्ट किया है, क्योंकि मैक्सिमम मैं इतने दिनों से डिस्कस कर करके मुझे लगने लगा था कि आप लोग का एक तरफा व्यू डेवलप हो रहा है। यहाँ पर कई सारे बच्चे बोलते भी थे इसके बारे में, अब आप लोगों को एक बैलेंस व्यू मिलता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, तो इसलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए। तो ये पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, पहले भी डिस्कस कर चुका था, पर लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिप्लाई गया है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसके बेस पर मैंने आप लोगों को बता दिया। और फिर आगे भी अगर आर्टिकल आएगा, कुछ अगर एडिशन इसके अंदर होगा, तो उस अपडेट को भी हम लोग कवर कर लेंगे। वैसे इसके ऊपर कुछ भी अब लिखने के लिए आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग पीछे हटोगे लिखने से, ठीक है। तो पूरा एक टॉपिक है कि जिस्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल गया इसका कंप्लीटली, ओके। ये ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर आप लोगों को 2 आर्टिकल में कवर करूंगा। यहाँ पर पीआईबी के अंदर भी कवर किया गया, और ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी आर्टिकल आया था, और द हिंदू के अंदर भी छपा था। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, जो ट्राइबल का इशू हो गया, महिलाओं का इशू हो गया, बच्चों का इशू हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन का इशू हो गया। तो ये ऐसे टॉपिक हैं एग्जामिनर के बड़े ही दिल के करीब है, ठीक है। तो आप लोग भी इनको अपने दिल के करीब रखिए। प्रधानमंत्री जो आदि आदर्श ग्राम योजना के बारे में बात की जा रही है, तो क्या है पूरी स्कीम यहाँ पर, जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन यानी कि जो आदिवासी कम्युनिटी होती है उसके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, और इंटीग्रेटेड यानी कि एक तरीके से कंप्लीट डेवलपमेंट के बारे में फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस तरीके के जो टॉपिक है यहाँ पर, पहले तो यहाँ पर जानेंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, और फिर आगे चलकर यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर इससे रिलेटेड और क्या क्या बातें हैं जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे, खासकर ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड। जीएस पेपर 2 के अंदर में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो वहां पर आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पर स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू द ट्राइबल जो सब स्कीम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जिसको यहाँ पर प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का नाम दिया गया है, यानी कि PMAAGY, आ मतलब ए, ठीक है फिर यहाँ पर तो ये स्कीम का नाम है। इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है 2021-22 से लेके 25-26 तक का, यानी कि अगर आगे भी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्कीम जो है आगे भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो ऐसे टॉपिक अगर कोई होते हैं जो लंबे चलने वाले होते हैं तो उसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। क्या क्या बातें, पहले एक ओवरव्यू आप लोगों को मैं समझा देता हूँ यहाँ पर इस पूरी स्कीम के बारे में। तो एम तो यह है कि उनको बेसिक चीज़ें मिल सके यहाँ पर, खासकर जो गांव में जो भी रहते हैं यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन आदिवासी कम्युनिटी, ताकि यहाँ पर उनकी ज़िंदगी जो है अच्छी चल सके। तो यहाँ पर जो सेंट्रल शेड्यूल जो ट्राइबल हैं वहाँ पर उनके लिए यहाँ पर ही सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है बता दिया, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर वो है इसको इम्प्लीमेंट करने वाली। इस स्कीम में यहाँ पर 36,428 गाँव जो हैं, जिसमें एटलीस्ट 50% जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलती है,
और 500 के करीब जो अक्रॉस अगर बात करें यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब अक्रॉस द स्टेट और यूटीज नोटिफाई की जा रही है इस पीरियड में, तो उनको कवर किया जा रहा है। इस सम ऑफ यहाँ पर 20 लाख पर विलेज के हिसाब से यहाँ पर दिया जा रहा है ताकि कई सारी चीज़ों का फायदा हो सके। एक तो यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज है उनको ढंग से यूटिलाइज करने की बात की जा रही है, खासकर प्रॉपर वे में ढांचागत विकास प्रोवाइड कराया जाए, उनको सर्विस अच्छी मिल सके ट्राइबल कम्युनिटी को, तो इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। देखिए होता क्या है, हम लोग मॉडर्न बन रहे हैं, अपनी जिंदगी अच्छे से लेकर चल रहे हैं, पर लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी जो चाहती है हमारे साथ में मिलकर चलना, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी ऐसे हैं जो नहीं चाहते हमारे साथ में मिलकर चलना। जैसे कि आप लोगों को बताया था मैंने, जहरवा ट्राइबल कम्युनिटी हो गई या फिर सेंटिनलीज जो हो गई, जो सेंटिनल आइलैंड पर पाई जाती हैं, वो इंसानों को देखते हैं उनके ऊपर जो है बेसिकली धनुष बाण तीर बरसा देते हैं, तो उनकी अलग बात है। पर लेकिन इनके बारे में आप लोगों को बात कर रहा हूँ जो चाहते हैं हमारे साथ में मिलकर रहना, ठीक है। तो यहाँ पर की ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंटीग्रेटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके, यानी कि विलेज का डेवलपमेंट किया जा सके, वहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया जा सके, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर कवर करना इंडिविजुअल को, फैमिली को, सबको सेंटर स्टेट के हिसाब से, और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि उनको भी अच्छी हेल्थ चाहिए, कल को बीमारी लग जाए, उनको भी एजुकेशन चाहिए, बच्चों को कम से कम पढ़े लिखे हो, वहाँ पर कनेक्टिविटी वहाँ पर भी होनी चाहिए, रास्ता बनना चाहिए, कम से कम वहाँ पर पक्की सड़कें बननी चाहिए, और कम से कम उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। जब यहाँ पर आज के दिन में पेड़ पौधे तो काटने के लिए उनको दे नहीं रहे, फल फ्रूट्स बेचने में उनका काम चल नहीं रहा है, तो एक तरीके से उनके लिए भी कम से कम कुछ ना कुछ जुगाड़ ऐसा होना चाहिए कि उनकी भी जिंदगी ठीक चल सके। ऐसा थोड़ा ना हम ही इंसान है, बस हमारी जिंदगी है, हमको एंजॉय करनी है, वो इंसान नहीं है, वो जानवर है, ऐसे थोड़ा ना है। तो उनको भी साथ में हम लोगों को लेकर चलना है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, खासकर 8 ऐसे एरिया हैं यहाँ पर जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर इंटरनल और इसी के साथ में इंटर विलेज और ब्लॉक, ताकि वहां पर लोग आ जा सके। अभी भी कई सारी ऐसी वीडियोस वायरल होती है जहां पर बच्चे जो हैं वो जैसे तैसे नदी नाले क्रॉस कर अपनी पढ़ाई करने स्कूल में जाते हैं, तो वहां पर किस तरीके से काम चलेगा। तो स्कूल प्रॉपर वे में वहां पर आसपास वाले एरिया में टेलीकॉम कनेक्टिविटी, मोबाइल इंटरनेट 5G के मजे लेने के लिए हम लोग तैयार हैं, पर लेकिन क्या उनको पता है कि हाँ ऐसी चीजें भी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड मिलना चाहिए अगर कोई यूज करना चाह रहा है। आंगनवाड़ी सेंटर वहां पर भी होने चाहिए और ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। हेल्थ के लिए सब सेंटर बनने चाहिए, अच्छा पानी कम से कम पीने के लिए बने, साफ सफाई की बातें होनी चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बातें होनी चाहिए वहां पर भी। कल को चलकर बहुत सारी बीमारी तो इसकी वजह से फैल जाती है क्योंकि गंदगी में उनकी जिंदगी जो है ज़्यादा व्यतीत होती है, तो इसके ऊपर फोकस देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसके चलते यहाँ पर अगर हम लोग अच्छे से अगर एक पूरा प्रोग्राम बनाकर चलेंगे तो एक ऐसा पैकेज बनेगा जिसमें सारी चीज़ें आ जाएगी। तो इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, यानी कि एक बच्चे को एजुकेशन दे दो, अच्छी हेल्थ दे दो, उसको खुश रखो, थोड़ा सा पढ़ाई में उसके मन लगाने के लिए थोड़ा एंटरटेन करो, तो सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। तो बेसिक से लेके यहाँ पर एजुकेशनल और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और यहाँ पर ऐसे काम को लेकर चलना है ताकि उनको मछली पकड़ना सिखाया जाए, ना कि पकड़ी पकड़ाई मछली उनके हाथ में देनी है, ताकि कल को अगर पकड़ी पकड़ाई मछली, जैसे मान लीजिए बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को, मैं बोलता हूँ एटलीस्ट एक आर्टिकल आप लोगों को रेगुलर पढ़ना चाहिए, चाहे कोई भी आर्टिकल आप लोग उठा सकते हैं न्यूज़पेपर से कहीं से भी, या फिर आप लोग यहाँ पर PIB का कोई आर्टिकल पढ़ लो। कम से कम आप लोगों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो आप लोगों की डेवलप होती है, आप लोगों को नजर आएगी, एग्जाम में आप लोगों के काम आएगी, तो पढ़ने की स्किल आप लोगों की सुधरेगी। तो रीडिंग आप लोगों को डेली करनी है, वो जैसे भी करो आप लोग, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, इससे आप लोगों को बहुत फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये बातें की जा रही है। और गवर्नमेंट जो है यहाँ तक तो रुकी नहीं है, गवर्नमेंट को तो और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे कि इनिशिएटिव रिलेटेड टू ट्राइबल पॉपुलेशन TRIFED, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक पूरा एक सिस्टम बना रखा है जिसके तहत यहाँ पर जो गांव से रिलेटेड लोकल प्रोडक्ट है वो निकाल कर बाहर लाए जाते हैं और फिर उनको बेचा जाता है मार्केट में ले जाकर, और उनको उनका जो प्रोडक्ट का प्राइस अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आज की डेट में ट्राइबल कम्युनिटी अगर अपनी जिंदगी में मॉडिफिकेशन करना चाहती है थोड़ा सा, और चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट जो है मार्केट तक पहुंचे और उनकी भी जिंदगी थोड़ी सुधरे यहाँ पर, तो इसको ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड TRIFED, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है आप लोगों को बताना है, ये यहाँ पर काम करती है, आप लोगों को नजर आएगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की जा रही है स्कूल्स के, खासकर जो एकलव्य मॉडल है, याद रखिएगा इसके बारे में। एकलव्य वही मॉडल है जहां पर बच्चों को रखकर यहां पर पढ़ाया जाता है, तो एकलव्य मॉडल के कई सारे स्कूल भी यहां पर भी डेवलप किए जाते हैं। डेवलपमेंट पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी, यानी कि ये जो PVTG है इसके बारे में आप लोगों को अभी डिस्कस किया जाएगा काफी डिटेल में। और प्रधानमंत्री वन धन योजना, जिसके चलते यहाँ पर संकल्प से सिद्धि की बात यहाँ पर की गई और मिशन वन धन भी यहाँ पर लाया गया ताकि ट्राइबल कम्युनिटी पॉपुलेशन को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। कई सारे क्वेश्चन भी अभी देखेंगे यहाँ पर, और इसी के साथ में यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा, जिससे और सारी चीजें आप लोग यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में समझ पाएंगे।
ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पर पूछे जा चुके हैं, आप लोग देखते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन में भी आप लोग अटेम्प्ट करवाऊंगा यहाँ पर, और कुछ क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताता हूँ, जिसके साथ में आप लोग इन क्वेश्चन को भी आंसर अच्छे से कर पाओगे, और काफी कुछ जो पुराने क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर रखे हैं वो भी होंगे। तो यानी कुछ नया और कुछ पुराना, सारा मिक्सचर शानदार रहेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लोग सेकंड टॉपिक बोल सकते हैं यहाँ से, और वैसे मैं एक्सटेंडेड ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ओके। जब हम लोग बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, हिंदी में हम लोग बोलते हैं आदिवासी। तो आदिवासी लोग वो होते हैं जो कि अपनी खुद की कल्चर, इकोनॉमी, रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करना पसंद करते हैं। उनको इससे ज़्यादा मतलब नहीं है कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हमने संविधान बना लिया है, हम लोग मंगल पर अपना मिशन भेजने वाले हैं। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, अपने खुद के इश्यूज हैं, उनके अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग भी हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा जारवाहा ट्राइबल कम्युनिटी, सेंटिनलीज जो कि अंडमान निकोबार वाले एरिया में पाई जाती है। वहाँ पर तो जो लोग हैं उनको अब तक एक तरीके से जो पुराने टाइम पर होते थे ना, जैसे खेती करना नहीं जानते थे, बस जंगल पे जो पेड़ पौधों पे से फल फ्रूट्स मिले वो खा लिए, और उसी के साथ में ऐसा थे एक तरीके से मछली वगैरह पकड़ ली थोड़ी बहुत, और अपना एक तरीके शिकार विकार कर कर जिंदा रह लिए। तो वो वाली जिंदगी वो आज भी इंजॉय कर रहे हैं। तो जब हमारे संविधान निर्माताओं से पूछा गया कि यार जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको कैसे लेकर चलना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसमें भी कई सारी बातें यहाँ पर की गई। हालांकि स्टार्टिंग में अगर आप लोग बात करें, हम लोगों ने एक ही प्रोविजन रखा है यहाँ पर, लेकिन आगे चलकर हम लोगों ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है हम लोगों ने इसको अलग अलग कर दिया, क्योंकि शेड्यूल कास्ट जो है वो यहाँ पर उसकी अलग एक लेवल है सोसाइटी के अंदर में, शेड्यूल ट्राइब जो है वो बिल्कुल एक अलग लेवल है। तो दोनों को साथ में लेकर चलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो आगे चलकर यहाँ पर इनको अलग कर दिया गया, पर लेकिन स्टार्टिंग में एक ही जगह यहाँ पर रखा गया था। कल्चर एक डिफरेंट है यहाँ पर, तो उसके चलते ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं को पता था, इसीलिए संविधान में रिलेटेड आर्टिकल देखने को मिलेगा। जैसे आर्टिकल 366 वो डिफाइन करता है कि ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, एक तरीके से ऐसे ग्रुप हमारे देश के अंदर में है। आर्टिकल 342 जो है वो शेड्यूल ट्राइब के बारे में पर्टिकुलरली बात करता है कि हाँ भाई साहब, आने वाले टाइम में अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर इनके लिए अलग से आप लोग प्रोविजन कर सकते हो। तो पूछ ले कोई आप लोगों से कि हमारी कंट्री में आर्टिकल जो 342 है यानी कि 342 जो है वो स्पेसिफिकेशन जो बातें करता है ट्राइबल या फिर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। तो एक तरीके से संविधान के अंदर शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती हैं कि किस राज्य में या फिर किस यूटी में जो ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलती है, तो उससे रिलेटेड जो पावर है कि आप लोग इनसे रिलेटेड प्रोविजन बना सकते हैं। अगर सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, आप लोग थोड़ा सा सुन के यहाँ पर एक तरीके से हैरान भी होंगे और थोड़ा सा आप लोगों का इंटरेस्ट भी यहाँ पर जनरेट होगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस यानी कि जो जनगणना है 2011 की, उसके हिसाब से अगर बात करूं, कोई आप लोगों से पूछ ले कि हमारे देश में टोटल ट्राइबल कम्युनिटी कितनी है, तो टोटल जो पॉपुलेशन हमारे देश में है उसमें से लगभग 8.5% जो है आप लोग बोल सकते हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी है। ये जनगणना 2011 की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बन सकता है। 97% जो है आज के डेट में वो गांव वाले एरिया में रहते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। कुछ पोर्शन ऐसे जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा 10.03%, ये अर्बन एरिया में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे नहीं जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि यार हाँ, जैसे कि मेरा बोलो तो मैं शहरी भी हूँ और मैं गांव का भी हूँ, यानी कि मैं दोनों जगह जाकर रहता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कॉमन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आज भी मेरा गांव है, वहाँ पे घर है, मम्मी पापा रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि मुझे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और थोड़ा अपना भी जो चीज़ें चलती हैं बाहर, तो इसलिए मुझे बाहर रहना पड़ता है एक तरीके से। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगर बात करूं, अगर डेकेडल मतलब एक दशक के अंदर में, दशक मतलब 10 सालों के अंदर में जो ग्रोथ आया है ट्राइबल पॉपुलेशन के मामले में 2001 से लेके 2011 तक का, तो ये 23.66% आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि ट्राइबल जो आदिवासी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा बढ़ी है एज कंपेयर टू अगर हम लोग अपनी जो अब पॉपुलेशन के बारे में बात करें। हमारी पॉपुलेशन लगभग 17% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्रोथ हुआ है, जबकि ट्राइबल कम्युनिटी की जो है वो 23% का ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरीके से उनकी कम्युनिटी में ज्यादा ग्रोथ हुई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो के बारे में। सेक्स रेशियो के बारे में मतलब अगर बात करते हैं सेक्स रेशियो, तो इसको डिफाइन करने का एक पैमाना हम लोगों ने मान रखा है। पैमाना मतलब क्या है, यानी कि अगर हम लोग सेक्स रेशियो देखेंगे कि 1000 लड़के हैं उन पे कितनी लड़कियां हैं, यानी कि अगर हम लोग शादी कराने आ जाएं एक लड़के का एक लड़की के साथ में, तो क्या यहाँ पर सब लड़कों की सब लड़कियों के साथ में शादी हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो ओवरऑल पॉपुलेशन जो है यहाँ पर वो 940 देखने को मिलेगा फीमेल। अगर बात करते हैं
मेल के हिसाब से। शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर 990 के करीब यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की जो यहाँ पर पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो है वो ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के कंपेयर में। यानी कि वो भ्रूण हत्याएं जैसी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, लड़कियों को गर्भ में मारने वाली चीज़ें वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। तो उनको अगर कोई बच्चा हो गया तो फिर वो सही है, ठीक है। RR मूवी देखी आप लोगों ने, बड़ी ही शानदार मूवी है। आप लोगों ने देखा होगा अपने एक बच्चे के लिए, एक लड़की के लिए यहाँ पर वो कितना बड़ा तांडव क्रिएट कर देते हैं। वो वाला सीन तो बड़ा ही खतरनाक है, जो जाकर नहीं पूरे जंगल के शेर और वो भालू वगैरह पकड़ के पूरा उसमें छोड़ देता है उसके अंग्रेजों के महल में ले जाकर, वो वाला बड़ा खतरनाक सीन लगता है। तो आप लोग उससे समझ सकते हैं कि एक तरीके से वहां पर कितने अच्छे से एक आप लोग एक यूनिटी बोल सकते हैं। और इसी के साथ में वहां पर मेल और फीमेल वाला जो एक डिवाइड होता है वो भी काफी कम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बच्चे को बच्चे की तरीके से वहां पर वो ट्रीट करते हैं, ये आप लोग बोल सकते हैं। ये बड़ा ही प्यारा सा पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी आप लोगों से मैं पूछ लूं कि हमारे देश में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कम से कम 5 सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन वाले राज्य कौन से हैं। तो पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है उड़ीसा, चौथे नंबर पर आता है राजस्थान और पांचवें नंबर पर आता है गुजरात। मतलब जब मैं पहली बार पढ़ा था कि ऐसा कुछ है तो मुझे यकीन हुआ, मैंने कहा महाराष्ट्र में ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है और गुजरात के अंदर में भी। यानी ऐसा लगता है सुनने में कि काफ़ी डेवलप राज्य हैं और एक तरीके से काफ़ी एक नहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं और गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल के बारे में बात करते हैं। पर लेकिन यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि टॉप 5 राज्यों में इनके नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बाकी झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे जब हम लोग बात करते हैं कि 10 टॉप राज्य जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है। पहले वाली स्लाइड में मैंने बात की कौन से राज्य में पॉपुलेशन ट्राइबल पाई जाती है सबसे ज्यादा है, ये बात की। पर लेकिन अगर बात करें एरिया में, मान लीजिए एक एरिया यहाँ पर है, ये है एरिया, ठीक है। ये एरिया मान लीजिए 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। ये यहाँ पर 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो गया तो मान लीजिए इसमें जो है 5 आदमी पाए जाते हैं इतने बड़े एरिया में। पर लेकिन एक एरिया हो गया यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर का, उसमें अकेले में ही 100 आदमी पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया यहाँ पर, यानी कि कम एरिया में ज्यादा लोग पाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसे कौन से राज्य है जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन यानी कि कम एरिया में ज्यादा लोगों का रहना शेड्यूल ट्राइब का, तो सबसे ज्यादा आप लोगों को लक्षद्वीप वाले रीजन में देखने को मिलेगी। लोकेशन कहां पर अगर आप लोग लक्षद्वीप की देखना चाहते हैं तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी अरेबियन सी के अंदर में। एग्जैक्ट लक्षद्वीप की लोकेशन है आप लोगों के सामने। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो ट्राइबल कम्युनिटी की है वो आप लोगों को लक्षद्वीप के अंदर नजर आएगी। दूसरे नंबर पर आप लोगों को मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर मेघालय और फिर अरुणाचल प्रदेश। यानी कि मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखो तो लक्षद्वीप को अगर आप लोग छोड़ दो यहाँ पर तो बाकी के नॉर्थ ईस्ट के आप लोगों को राज्य देखने को मिलेंगे जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा नजर आती है। फिर दादर है नगर हवेली, फिर है मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो ये आप लोग को काफी लो लेवल पर देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हाई है पॉपुलेशन जो ट्राइबल कम्युनिटी की, तो उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी जो है इन एरिया में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है जो अपनी कल्चर, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। इसीलिए जो मैंने आप लोगों को एक पर्टिकुलर ट्रिक बताई थी कि ATM, ठीक है, ये 6th शेड्यूल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है संविधान के अंदर में। इसमें मणिपुर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश, इसी के साथ में त्रिपुरा, मिजोरम और एक क्या रह गया, मेघालय। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को ट्राइबल कम्युनिटी की देखने को मिल जाती है। आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं पर लेकिन एंजॉयमेंट के साथ में कोई ना कोई चैलेंज देखने को जरूर मिलते होंगे, जैसे कि यार जॉब नहीं लग रही है, ठीक है। लड़कियों के साथ में बातें करें तो लड़कियां बोलती हैं कि घर से प्रेशर आ रहा है शादी करने का, तो इसी के साथ में पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, इरिटेशन हो रही है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कहाँ जिंदगी रुक सी गई है। तो हर एक इंसान की जिंदगी में चैलेंज है पर लेकिन उनका सोल्यूशन आप लोगों को खोजना पड़ेगा, तभी जिंदगी आगे बढ़ पाएगी। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहां पर आप लोग अपनी एनर्जी लगा सकते हैं प्रेजेंट टाइम पर, और वो आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता है। बस थोड़ा सा आप लोगों को अपने आप को टाइम देने की जरूरत है। ऐसे ही कई सारे चैलेंज जो हैं वो यहाँ पर हमारी कंट्री में ट्राइबल कम्युनिटी फेस करती है। जैसे कि अगर बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो इनसे छीने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमारे जैसे लोग जो हैं पढ़े लिखे समझदार लोग जो अपने आप को बोलते हैं वो यहाँ से रिसोर्सेज निकाल कर ले जाते हैं। इसी के साथ में एजुकेशन आप लोगों को प्रॉपर देखने को नहीं मिलती है। इनकी लिटरेसी रेट, हाल तो हमारी कंट्री में जो पढ़ने की एक लिटरेसी की डेफिनेशन है वही इतनी ज्यादा खतरनाक है, किसी को अपना नाम लिखना पढ़ना आ गया तो वो इंसान जो है पढ़ा लिखा माना जाता है।
तो ये डेफिनेशन ही सबसे पहले मुझे लगता है चेंज करनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी चेंज हो सके। हेल्थ और न्यूट्रिशन का लेवल जो है काफ़ी कम देखने को मिलेगा, और कई सारे जेंडर इशू भी यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो यानी कि एक तरीके से कई सारे इशू आप लोगों को यहाँ पर मेल और फीमेल के भी देखने को मिलेंगे। खासकर अगर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात करें, आप लोगों ने देखा होगा कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आप लोगों से जिक्र भी किया गया है कि वुमेन को इतने अधिकार नहीं मिलते हैं जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कई जगह देखने को मिलती है। पर लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसी भी ट्राइबल कम्युनिटी है, मैंने आप लोगों को बताया था, बताइए शायद आप लोगों को याद होगा, आर्टिकल थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था। एक ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी है जहां पर लड़के को शादी कर लड़की जो है वो अपने घर पर लेकर आती है। यानी कि जिस तरीके से आज की डेट में हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़का शादी करेगा और लड़की को अपने घर पे लेकर आएगा, और इस तरीके से समझ सकते हैं। पर लेकिन वहां पर अपोजिट होता है। अगर घर की सबसे बड़ी लड़की के बारे में बात करें तो उसको अधिकार होता है अपनी प्रॉपर्टी को वहन करने का, यानी कि लड़की के पास में प्रॉपर्टी का अधिकार जाता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। वो मैट्रियारिकल सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्रेजेंट टाइम पर इंडिया के अंदर में वैसे पैट्रियारिकल सोसाइटी है, यानी कि पितृ प्रधान यहां पर आप लोगों को देश नजर आएगा। पर ट्राइबल कम्युनिटी में मातृ प्रधान भी एरिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वहां से हम लोग को सीखने की जरूरत है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। ये वो ट्राइबल कम्युनिटी है जो हंटिंग, गैदरिंग वगैरह, फिशिंग वगैरह वो काम करती है। शिफ्टिंग, कल्टीवेशन वगैरह, मानी एक तरीके से अपना वही एक तरीके से घूमे, यहाँ पर खा लिया, वहां पर ये काम कर लिया, थोड़ा बहुत अपना पशु वगैरह बांध लिए, वो वाली जिंदगी इनकी जीते हैं। आज की डेट में भी इनकी मेन जो इकोनॉमी है, मेन जो पैसा है वो यहीं से निकल कर आते हैं। पैसा क्या, बेसिकली एक तरीके से अपनी जिंदगी को एक वाहन करते हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ये वाली स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो आप लोग स्लाइड पे स्टार लगा लेना, क्योंकि एक होता है ट्राइबल कम्युनिटी, एक होता है ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर भी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी। मतलब क्या इसका मतलब यहां पर यह है कि यार एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि काफी दिक्कत में है, उसके पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पर उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी खस्ता हालत हो रखी है, यानी कि उनके पास में तो बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है। उनके ऐसे है कि बस उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा दे, वरना पता नहीं जैसे तैसे जिंदगी उनकी चलेगी। तो उसके ऊपर फोकस देने के लिए यहाँ पर ये पीवीटीजी आया निकलकर। ये पर्टिकुलरली वनरेबल के बारे में जब बात की गई तो इसका मतलब ये था कि कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। काफी वनरेबल है, वनरेबल का मतलब कि जिंदगी भाई साहब तांव पर लगी हुई है, जैसे तैसे चल रही है। तो इसके चलते उनके लिए एक ट्राइबल डेवलपमेंट फंड की बात यहां पर की जाती है, ताकि उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके उनके एरिया में। ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल कर आया, ये 1975 में निकल कर आया, जब यहां पर बात करते हैं डिक्लेयर किए गए 52 ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी हैं जिनको पीवीटीजी की कैटेगरी में रखा गया। ये किसके बेस पर किया गया, तो यहां पर देबोर कमीशन था जिसके बेस पर यहां पर इसको बनाया गया। इसने यहां पर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के बारे में बात की थी 1973 में। तो जो इसने यहां पर सजेशन दिया, गवर्नमेंट को पसंद आ गया, वाह क्या बात कर दी, इन लोगों के ऊपर थोड़ा फोकस किया जाए, तो फिर गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां से ये कमीशन जो है, ये कमीशन का सजेशन ही यहां पर आगे चलकर आज की डेट में जो यहां पर 75 टोटल पीवीटीजी हो गए हैं, जिनको पहले यहां पर 52 की कैटेगरी में रखा गया था। टोटल ट्राइबल कम्युनिटी कितनी है, ये है 705। समझिए आप लोग, हमारे देश में 705 ट्राइबल कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें से 75 ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी हैं जो कि पीवीटीजी की कैटेगरी में आती है, यानी कि ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं। और उसमें से अगर आप लोग बात कर लें कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा पीवीटीजी देखने को मिलती है। 75 में से 13 अकेले उड़ीसा के अंदर से निकल कर आती है। और हमारी कंट्री की जो प्रेजेंट टाइम पर जो प्रेसिडेंट अभी यहाँ पर हमारे देश में है, मुर्मू जी, वो भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से ही निकल कर आती हैं। उस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन से आंसर देता है, ठीक है। ये मैंने अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाकर आप लोगों को पढ़ाया भी था। तो वो ट्राइबल कम्युनिटी से आती है और ट्राइबल कम्युनिटी के कोई भी इशू जब होते हैं तो उनको काफी डिटेल में डिस्कस करती है। उड़ीसा गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो आइडेंटिफाई करे हैं उनके द्वारा लगभग 888 विलेज एक इसी के साथ में जो पीवीटीज एरिया है, ताकि उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा सके। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि हमारे देश में हर एक राज्य के अंदर ट्राइबल कम्युनिटी है, ऐसा देखकर आप लोग बोल देंगे, आप लोग बोलेंगे यार सर ने पढ़ाया तो था कि हाँ है तो, पर लेकिन क्या सारे राज्यों के बारे में पढ़ाया था, ऐसा नहीं था, ठीक है। इसलिए कहता हूं ध्यान से सुना करो, फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से बन गया। भाई साहब यहां से बन जाएगा और फिर आप लोग बोलोगे पढ़ाया नहीं था। पढ़ाया तो था पर आप लोगों ने ढंग से सुना नहीं था, ठीक है। तो 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर बन जाता है। तो इस तरीके से चीजें आप लोगों को समझ के चलनी है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं, देखता हूं कौन कौन यहां पर सही आंसर देता है। इससे आप लोगों का पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने चीजों को सुना है और समझा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं 6th शेड्यूल के अंदर में बोला जा रहा है कि कौन कौन से राज्य जो हैं वो कवर होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया आसाम, 2 में बोला गया नागालैंड, 3 में बोला गया मेघालय, 4 में बोला गया क्या,
ये बोला गया त्रिपुरा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, अगर आप लोगों से पूछूं, याद आ रहा है कुछ कुछ मैंने आप लोगों को बोला था, एटीएम के अंदर मनी नहीं है, ठीक है, तो एटीएम के अंदर एन तो कहीं भी नहीं है, तो नागालैंड होगा यहाँ पर, तो नागालैंड यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर सी हो गया। फिर से एक बात बोल दूं आप लोगों को, वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो मजा आएगा आप लोगों का। क्वेश्चन का जैसे आंसर दोगे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और उसी का पर्पज है बेसिकली मेरा, ताकि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आए। यही चाहता हूं मैं, और इसी बेस पर आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें अटेम्प्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम आप लोग जरूर करिए, इससे आप लोग चीजों को अच्छे से इंजॉय भी कर पाओगे। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि अरेंज करना है स्टेट को आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर एक तरीके से घटते हुए क्रम में, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इस वीडियो को पोस्ट कर दो आंसर, देखता हूं कौन सी आंसर दे रहा है। जो सही आंसर देगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। उसमें से एक चीज भी आप लोगों को याद है जो मैंने पढ़ाया था, पहले नंबर पर मैंने क्या बताया था, पहले नंबर पर बताया था मध्य प्रदेश, याद आ रहा है। दूसरे नंबर पर मैंने क्या बताया था, महाराष्ट्र। अगर ये दो भी आप लोगों को याद है तो भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर देकर चले जाएंगे। एटलीस्ट टॉप 5 यार आप लोग याद रखिए, ताकि कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिले। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को अटेम्प्ट करने के बाद में मजा आएगा कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। और यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, आप लोगों को ढूंढना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। बोला गया यहाँ पर देबोर कमीशन जो है उसके द्वारा रिकमेंड किया गया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बनाने के लिए, जिसको पीटीजी बोला गया 1973 में। इसी के साथ में 75 जो पीवीटीजी हैं आउट ऑफ 705 शेड्यूल जो ट्राइब हैं, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बोला गया उड़ीसा के अंदर हाईएस्ट पीवीटीजी हैं, पीवीटी जो है वो हर एक राज्य में आप लोगों को फैली हुई नजर आएंगी। तो सही आंसर क्या है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता है, पूरे इसमें सारा कुछ नहीं पता है, और आप लोगों को मेरी एक स्टेटमेंट याद रह गई है कि हाँ सर ने ये बोला था कि हर एक राज्य में तो यार ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है, अगर ये छोटी सी बात भी आप लोगों को याद रह गई ना, तो यहाँ से आप लोग आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि हाँ 4th स्टेटमेंट गलत है, और 4th अगर गलत हो जाती है तो यहाँ, तो ऐसे आप लोगों से कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करो ताकि एक भी पॉइंट जो है वो आप लोगों का छूटे ना, जो भी करके जाओ पढ़ के ढंग से शानदार तरीके से। ट्राइबल कम्युनिटी की एक बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसमें भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में, ठीक है। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है बोला गया एक संवैधानिक बॉडी है, इसी के साथ में बोला गया आर्टिकल 338A के अंदर आती है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि इसके मेंबर आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट मोर देन 1 टर्म, ये यहाँ पर बोला गया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर बात करें, चलिए अटेम्प्ट करिए, फिर अभी आंसर बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। ये भी पूरा एक अलग से टॉपिक हो जाता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में अलग से एक बॉडी होगी, आप लोगों का क्वेश्चन बन जाता है। तो ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहाँ पर ए, बोला गया है कि मेंबर आर नॉट एलिजिबल अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 1 टर्म। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये मोर देन 2 टर्म है ना कि 1 टर्म, तो ये एक स्टेटमेंट है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो था वो एक जगह हुआ करता था, फिर 19 फरवरी 2004 में यहाँ पर जो 338 आर्टिकल है उसके अंदर एक और नया आर्टिकल ऐड कर दिया जिसको 338A बोला। मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है किसी भी आर्टिकल के सामने A, B, C, D कैपिटल में लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि संविधान में संशोधन करके उसको ऐड किया गया है, ओरिजिनली वो संविधान के अंदर नहीं हुआ करता था। 89th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था वो 2003 में किया गया, तो इसलिए यहाँ पर ये एक संवैधानिक बॉडी भी हो गया। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आते हैं। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर बात करें यहाँ पर तो ये कैसे जो ट्राइबल कम्युनिटी को आगे लेकर चलना है उसके बारे में बात करते हैं। एटलीस्ट एक मेंबर महिला होगी, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और दूसरे मेंबर होंगे जो कि 3 साल के लिए चुने जाते हैं और 2 टर्म के लिए मैक्सिमम इनको चुना जा सकता है। तो ऐसे आंसर यहाँ पर आप लोगों के सामने ए हो गया। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर है, इतने सारे क्वेश्चन हो गए आप लोगों को मजा आ गया होगा। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग, बोला जा रहा है कि परसेंटेज वाइज अगर आप लोगों को बताना है ट्राइबल कम्युनिटी कहां पर ज्यादा पाई जाती है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था एक पर्टिकुलर मैप में लोकेशन दिखा के, नागालैंड, लक्षद्वीप, मिजोरम, मेघालय। तो अगर आप लोगों को ये पता है ओनली जो लोकेशन मैंने दिखाई है लक्षद्वीप वाली, तो आंसर आप लोगों के सामने होगी यहाँ पर बी। तो यार मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ आप लोगों की टॉपिक को बिल्कुल ऐसे तैयार आप लोगों को करना है ताकि जब भी आप लोग एग्जाम में बैठो तो आप लोगों को दिक्कतें न देखने को मिले किसी भी तरीके से। चलिए एक और क्वेश्चन इसी बात पर, ठीक है। बात की जा रही है कि आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखी है कि शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के बारे में अकॉर्डिंग टू द 2011 का जो सेंसस था, तो यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो बोला गया 8.61% थी टोटल पॉपुलेशन का। ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिली है लेस देन टोटल पॉपुलेशन। और तीसरा बोला गया यहाँ पर कि जो सेक्स रेशियो है ओवरऑल जो पॉपुलेशन का वो लेस है, लेस देन द जो ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर ये लेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बोला गया है। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव।
तो जो आंसर है वो क्या सही है, अगर पूछा जाए तो आंसर है सी से यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है। बाकी सारी स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर पता है, मैंने सारे ग्रोथ रेट के बारे में डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं एग्जाम में। मैच करने का भी क्वेश्चन है, अगर बात करें यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या मैच कर रहा है, तो ये तो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता ही दिया यहाँ पर, इसको तो लेकर आप लोग कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। जैसे आप लोग देखते हैं तो इसको मैच कर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और पीडीएफ जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को इसका आंसर भी मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखते हैं 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बारे में, ये 2015 में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो किसका प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट, ये बोला गया है। तो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में, ठीक है। स्टेट की बाउंड्री, पंचायत और वो सब चीजें तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। एग्जाम में बड़ा ही पिद्दी सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया, तो आप लोग बोलोगे इससे ज्यादा तो हम लोगों ने पढ़ लिया, हम पढ़ा देंगे तुमको, ठीक है। तो वो वाली बातें हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो टॉपिक जो है इसके अंदर मैंने 2 टॉपिक आप लोगों के कवर करा दिए। एक तो मुद्दा क्या था, करंट का टॉपिक हो गया, दूसरा ट्राइबल वाला इशू आप लोगों का पूरा कवर करा दिया, वो भी क्वेश्चन के साथ में। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करना है, और कई सारी स्लाइड आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा भी डाल देता हूं, जैसे कि यहाँ पर ई आर्टिकल की डाल दी है मैंने। तो जब पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर जैसे कि कमीशन के बारे में डाल दिया, जो भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कराया, तो और भी कई सारी चीजें आप लोगों को इसमें मिल जाती है पीपीटी में। तो पीपीटी बनाने का बेसिक पर्पज यही रहता है ताकि आप लोगों को जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो रिविजन करने में आप लोगों को आसानी रहे। इसको जाकर टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीजें वहां पर इकट्ठी मिल जाती हैं एक जगह आप लोगों को। जैसे कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों के लिए है, अगर आप लोग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो किस किस राज्य में यहाँ पर ये पाई जाती है। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर 12 हैं, ठीक है। बिहार और झारखंड के अंदर आप लोगों को यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगी, फिर गुजरात और कर्नाटक के अंदर में, ठीक है। उड़ीसा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये इस तरीके से यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो वीडियो है, जो पीपीटी है, उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। माइंड में जितनी ज्यादा क्लैरिटी रहेगी उतने अच्छे से आप लोग इनको चीजों को एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर, प्रधानमंत्री आदि जो आदर्श ग्राम योजना के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर। तो बोला जा रहा है कि 8 प्रोमिनेंट सेक्टर जो इसके अंदर है, तो कौन सा प्रोमिनेंट सेक्टर जो है यहाँ पर, वो है यहाँ पर इसमें इंक्लूडेड, ठीक है। अटेम्प्ट करना है आप लोग, अटेम्प्ट करने के बाद में इसका आंसर दीजिए। आंगनवाड़ी सेंटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, टेलीकॉम कनेक्टिविटी और हेल्थ सब सेंटर। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, तो आप लोगों को मैंने अभी सारी जो चीजें हैं वो डिस्कस की थी। यहाँ पर 8 सेक्टर आप लोगों को बताए थे। तो ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से ए बी सी एफ डी। तो क्या है आंसर, तो आंसर है यहाँ पर सारे के सारे सही, यानी कि आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा रहे हैं जो कि माइंड में क्लैरिटी लेकर आएंगे। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को टॉपिक को लेकर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको आप लोगों को दूर करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि रेगुलर आप लोगों से रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक ऐसा ही यहाँ पर वो टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में ही बात करता है, और ये बात करता है पीसा के बारे में, ठीक है। पीसा क्या होता है यहाँ पर, ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को पॉलिटी के अंदर कवर भी किया था, ठीक है। और जो इस पर्टिकुलर टॉपिक की जो स्लाइड है वो सारी पॉलिटी के उसी आर्टिकल से आप लोगों को देखने को मिलेगी। पीसा की फुल फॉर्म क्या है वैसे, ये है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया। आप लोग नाम से ही देख सकते हैं यहाँ पर जो पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में इंप्लीमेंट किया गया था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा म्युनिसिपैलिटी बनाई गई थी। तो पंचायती राज सिस्टम गांव के लिए था और म्युनिसिपैलिटी जो थी वो सिटी यानी कि शहरों के लिए थी। पर लेकिन ऐसे एरिया जो कि ट्राइबल वाले एरिया हैं उनके लिए हम लोगों ने क्या प्रोविजन किया है, क्योंकि पंचायत वाला सिस्टम जो है वो वहां पर उनकी समझ में आएगा नहीं, म्युनिसिपैलिटी तो दूर की बात है। तो पंचायती राज सिस्टम अगर उनकी समझ में नहीं आएगा तो फिर हम लोग उसको कैसे लेकर चल रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। तो ऐसा सिस्टम क्रिएट करना ताकि शेड्यूल एरिया में हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर सके, तो इस तरीके से हम लोग उसको लेकर चलना है। तो इसलिए उसका एक्सटेंशन यहाँ पर बोला गया। और अभी बोला गया यहाँ पर कि इलेक्ट्रोल पार्टीज आर ट्राइंग टू वू द ट्राइबल कम्युनिटी इन गुजरात के अंदर में, कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाएगा पंचायती राज सिस्टम जो है एक्सटेंशन वाला जो शेड्यूल एरिया के अंदर में। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है, ठीक है। पूरा एक टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जो कि मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को कवर किया था। अगर चाहो तो आप लोग वहां से जाकर भी इसको कवर कर सकते हो। सारी चीजें यहाँ पर बता रखी हैं, कुछ तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे कि अभी बताया कि प्रोविजन ऑफ पीसा जो है यहाँ पर ये 1996 या पीसा बोलते हैं इसको, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताई वो सारी चीजें, ठीक है। भील जो है वो मोस्ट पॉपुलस जो ट्राइबल कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, गोंड 2nd नंबर पर है। पंचायती राज सिस्टम जो है वो 9th पार्टी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन यहाँ पर जो 5th शेड्यूल एरिया है वहां पर वो एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वहां पर पीसा हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं।
तो पंचायत जो है वो एक्सटेंड कर सकती है इसके प्रोविजन। अगर बात करें 2018 के टाइम पर यहाँ पर, ठीक है, तो 10 स्टेट थे सॉरी 5th शेड्यूल के अंदर में, ठीक है। तो अभी उसको एक्सटेंड करने की बात यहाँ पर की जाती है टाइम टू टाइम कि अच्छा और स्टेट को इसके अंदर यहाँ पर लेकर आ जाओ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कई बार आप लोग ये क्वेश्चन भी बनते हैं। तो एक वही है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों के माइंड में रहेगी तो आप लोग उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे यहाँ पर बता दिए कि रीजन वाइज अगर बात करें पॉपुलेशन कितनी है ट्राइबल कम्युनिटी की, तो वो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये सारी चीज़ें समझ सकते हो। तो वही सारी चीज़ें, बहुत सारी रिविजन यहाँ पर ये आप लोग का एक तरीके से होता रहेगा। बाकी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीस आगे यहाँ पर, तो एक्सटेंड करना इसका जो प्रोविजन है खासकर शेड्यूल एरिया में, सेल्फ रूल बनाना, उनके ऊपर चीज़ें थोपना, पार्टिसिपेटरी बनाना, डेमोक्रेसी ग्राउंड लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जो है उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के हिसाब से होना चाहिए। कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी है जो हमसे भी एडवांस है, वहाँ पर लड़का और लड़की की अगर शादी होती है तो कई जगह ऐसी है कि लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों के घर नहीं जा रही है शादी होके, लड़के जो है लड़कियों के घर में आ रहे हैं। और वहाँ पर मैट्रियारिकल सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिल रही है, यानी कि घर की जो बड़ी लड़की है उसके नाम सारा घर की संपत्ति रहती है। सेफगार्ड और प्रिजर्व करना कस्टम ट्राइबल कम्युनिटी, उसको एक तरीके से इंपावर करना, पंचायत को किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। उसी के साथ में ग्राम सभा जो होती है उसको यहाँ पर ऑथोरिटी पावर प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये बेसिक चीज़ें यहाँ पर, ये सारी चीज़ें वही है मैंने डिस्कस कर रखी है, आप लोगों को कहो तो उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो यहाँ पर देख लेना। फिर से वही बातें अगर मैं डिस्कस करूँ उसको कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए यहाँ पर कि बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पेसा एक्ट, ठीक है। तो ये बोला गया है तो कौन से ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बोला गया एक्सटेंड करना, पार्ट ये है, पार्ट बेसिकली 11 बोला गया यहाँ पर एक्सटेंड करना, कहाँ पर ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का पीसा के थ्रू, ठीक है। दूसरा बोला गया है सेल्फ रूल इन ट्राइबल पॉपुलेशन और इंपावर करना पंचायत को, तो ये पार्ट 11 नहीं है, ये पार्ट 9 है। तो डंडा इधर से इधर आने से यहाँ पर चेंज हो जाती हैं चीज़ें कई सारे, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक है वैसे देखा जाए तो, लेकिन काफ़ी डिटेल में आप लोगों को पढ़ा भी रखा है वहाँ पर, तो उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहीं से ही सारी पीपीटी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर से टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, इतनी देर में एक टॉपिक मैं आप लोगों को और कवर कर लूँगा, ठीक है। बस यही पर्पज़ है, मैंने कहा कोई टॉपिक और एक्स्ट्रा ना छूट जाए तो उसको और देख लूँगा मैं। और फिर से बोलूँगा जो भी टॉपिक आप लोग पॉलिटी के अंदर जाकर कवर करते हो उसके नीचे आप लोग डन लिख दिया करो, ठीक है। तो डन यानी कि आप लोग कंप्लीट हो गया है। डन तो आप लोग इस लेक्चर के नीचे भी आप लोग लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ आप लोगों का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, पर लेकिन ये भी बताया करो कि क्या नया सीखा है आप लोगों ने, ठीक है। इससे आप लोगों का रिकॉल भी हो जाएगा साथ साथ में। तो छोटी छोटी कुछ बातें यार जिंदगी में इंप्लीमेंट करके देखो, आप लोगों को मजा आएगा रियलिटी में, और बहुत सारी चीजें आप लोगों के याद रहना स्टार्ट हो जाएंगी अगर ये प्रैक्टिस आप लोग फॉलो करते हो तो, ओके। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कई बार आप लोगों को रिपीटेडली यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर पूरे नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ। कल को चलकर अगर एग्जाम में आप लोग बैठो तो आप लोगों को रिवीजन करने में कोई दिक्कत न रहे, तो पूरे नोट्स आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, ठीक है। CSIR की जो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी, तो यहाँ पर ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो यहाँ पर इनका नाम एक तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पहली बार यहाँ पर अगर बात करें इतने लंबे समय में, जो कि पहली बार यहाँ पर अगर वुमेन कोई डायरेक्टर बनी है, तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नाम है इनका एन क्लाई सेल्विक, तो ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एन का मतलब क्या है ये आप लोगों को जाकर सर्च करना है आज, ठीक है। ये कई बार नाम दे देते हैं पूरे, तो आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि फोकस आप लोगों का थोड़ा सा आ सके, क्योंकि WTO की जो डायरेक्टर जनरल बनी, जो भी एग्जाम हुए ना लग कर सब ने पूछा उनका नाम, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा बन सकता है पहली वुमेन अगर बनती है तो। CSIR के बारे में पूरे एक स्लाइड में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया कि यहाँ पर कब बनाया गया, प्रेसिडेंट कौन होते हैं, इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, किन किन एरिया में यहाँ पर काम करते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो है अवार्ड के बारे में। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है वो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी नामी ग्रामी अवार्ड है, वो यहाँ से देखने को मिलता है। किसके नाम पर है, इनके फाउंडर जो थे CSIR के, जिनका नाम था डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, उनके नाम पर इस प्राइज का नाम पड़ गया, जो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। ये 1957 में इंस्टीट्यूट किया गया था। जो शांति स्वरूप भटनागर साहब हैं वो एक तरीके से फर्स्ट जो फाउंडिंग डायरेक्टर आप लोग बोलते हैं, तो वो थे यहाँ पर इसके CSIR के। इसी के साथ में एक काफ़ी बड़ा अच्छा सा उनके द्वारा यहाँ पर एक तरीके से नहीं बोल सकते, जो फाउंडिंग इंसान होता है, जैसे देश को फाउंड करने वाले जो हमारी कंट्री में, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनका एक अलग ही होता रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ पर। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ढांचागत विकास को कैसे लेकर चलना है, उसी के चलते यहाँ पर चीज़ें की गई। और ये फर्स्ट चेयरमैन थे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भी, और कंफर्म किया गया इनको ब्रिटेन का जो अवार्ड है ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और रॉयल सोसाइटी लंदन 1943, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। और इनको आगे चल के पद्म विभूषण भी दिया गया 1954 में।
तो इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी यहाँ पर, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। CSIR के दुनिया भर के इनिशिएटिव यहाँ पर कोविड-19 के टाइम पर भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। पेंडेमिक के टाइम पर डिजिटल और मोलिकुलर सर्विलेंस के बारे में बात करें, रैपिड इकोनॉमिक जो एक तरीके से डायग्नोसिस के बारे में बात करें, इकोनॉमिकल डायग्नोसिस, इसी के साथ में यहाँ पर ड्रग्स के बारे में, वैक्सीन या फिर जो भी सेलेटिव प्लाज्मा थेरेपी थी उसके बारे में बात करें, हॉस्पिटल एक तरीके से एक्टिव डिवाइस और पर्सनल प्रोटेक्टिव किट के बारे में बात करें, सप्लाई चैन या लॉजिस्टिक सपोर्ट के बारे में बात करें, तो बहुत ही शानदार तरीके से इसके द्वारा काम किया था। कई सारे इनिशिएटिव हैं यहाँ पर, जैसे सोलर ट्री हो गया, लिथियम आयन बैटरी हो गया, तो ये सारे इसके बेसिकली अलग अलग फील्ड में, जैसे यहाँ पर एनर्जी का हो गया, यहाँ पर एग्रीकल्चर का, ये हेल्थ वाला, ये फूड न्यूट्रिशन वाला। तो इसलिए मैंने बोला था आप लोगों को कि एक नोट्स फॉर्म में आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक जगह, 2-3 मिनट के अंदर अंदर बता दूंगा। अब ये PPT के अंदर रहेंगी, ठीक है, तो आसानी से जाकर आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं। और PPT आप लोग कहाँ पर मिल जाती है, वो सारी टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल ही जाती है, तो उसमें आप लोग जाकर इनको देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है। आंसर राइटिंग ग्रुप में अगर आप लोगों को जाना है तो ये वीर तालियान के नाम से, तो काफ़ी अच्छे से आप लोग आंसर पोस्ट करते हो, तो ये आप लोग देखेगा, अच्छे से आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है ताकि एक दूसरे के आंसर को आप लोग अच्छे से समझ भी पाए यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो आंसर लिख रहे हैं उसका आंसर आप लोग रिव्यू कर सकते हैं, और जो वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछता हूँ उनके भी आंसर आप लोग वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों को वही आंसर देने, बाकी यहाँ पर वीडियो के नीचे तो आप लोगों को देने ही देने, ठीक है। कई सारे बच्चे वहाँ भी पोस्ट कर रहे हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा। बाकी आप लोगों से बहुत सारा जो नोट्स वगैरह है वो SLE PDF पर भी आप लोगों को मिल जाते हैं हिंदी इंग्लिश में। तो 3 टेलीग्राम चैनल हैं, तीनों के तीनों आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, तो इनको अपनी लाइफ का पार्ट आप लोग बना सकते हैं। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर स्टेट को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, तो 1.16 जो लाख करोड़ रुपए हैं वो स्टेट को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए स्टेट के अंदर ना कुछ भी काम अगर इंप्लीमेंट करना है तो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर रहती है, तो उसके चलते अलग अलग राज्यों को पैसे दिए गए, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो यहाँ तक आप लोगों को देखने को मिलेगा किस किस के हिस्से में कितना पैसा आ रहा है। अभी आप लोगों को पता है हमारे देश में GST जो इम्प्लीमेंट किया गया था 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया था जुलाई के महीने में, तो जुलाई के महीने में 2022 में एक तरीके से जो कंपनसेशन देने की बात की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो अभी उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। तो इसी के चलते अभी चीज़ों को कैसे आगे लेकर चलना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है फिर से, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट ठीक से नहीं चलेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी के चलते सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कई सारे हथकंडे हैं, जैसे कि वो सेस यूज़ करते हैं। सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स होता है सेस, तो वो यहाँ पर इनके द्वारा यूज़ किया जाता है। तो उसमें इनको क्या फ़ायदा लगता है यहाँ पर, तो एक तरीके से जब टैक्स ऑन टैक्स लगता है तो उनको स्टेट के साथ में वो पैसा शेयर नहीं करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो फ़ायदा लगता है, इसलिए वो सेस लगाते हैं, ठीक है। तो इसके चलते स्टेट कई बार चिंता में रहते हैं, तो यहाँ पर कई बार इनके बीच में लड़ाई भी होती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि कई बार आप लोगों से क्वेश्चन में पूछी जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। और याद होगा कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी काफ़ी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाई थी, तो वो भी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करके देख सकते हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन के साथ में, क्योंकि उस टाइम पर भी यहाँ पर एक तरीके से बोला गया था कि RBI से पैसा ले लो, बहुत सारी हा हुल्ला हुई उस टाइम पर कोविड-19 के टाइम पर। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री के जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो कि 49वें यानी कि 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो है UU ललित साहब। UU ललित साहब जो हैं उनको ओथ दिलाई गई यहाँ पर, ठीक है, एक तरीके से ओथ दिलाई जा रही है, क्योंकि 27 अगस्त को यहाँ पर जो NV रमन साहब हैं उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर इनको ये पावर में आ जाएंगे। आर्टिकल 124 के तहत यहाँ पर ये पावर में आते हैं, जो कि हमारे संविधान के अंदर मेंशन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक तरीके से यहाँ पर ओथ दिलाते हुए आप लोग नजर आते हैं। अपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पर जस्टिस UU ललित की फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, उदय उमेश ललित, ठीक है। तो आज तक मैंने UU ललित ही पढ़ा था, पहली बार मैंने इनका फुल नाम देखा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं उनके में ये पार्ट रह चुके हैं। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ओनली 3 महीने के लिए, लेस देन 3 मंथ, क्योंकि उसके बाद ये 65 साल के हो जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी कम टाइम ड्यूरेशन के लिए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। पर लेकिन वही है कि एक बार आए तो इंसान आ जाए, कम से कम पता तो चले, ठीक है, एक तरीके से कि हाँ इस पोस्ट पर भी हम लोग बैठ कर गए हैं। तो वो बिल्कुल एक तरीके से ऑनररी पोस्ट की तरीके से भी कई बार इसको देखा जाता है। पर लेकिन सारी पावर जो रहती है, हमारी कंट्री में सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो सारी पावर जो रहती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 124 आप लोग यहाँ पर याद रख लेना, और इसी के साथ में यहाँ पर अभी जाने वाले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। कल ट्विटर पे मैंने एक ट्वीट किया था यहाँ पर, तो उस ट्वीट के ऊपर कई सारे बच्चे जो हैं कमेंट लिख रहे थे, तो मैं पढ़ रहा था आप लोगों के कमेंट।
तो उसमें क्या था बेसिकली, एक बच्चे ने बोला था कि सर बिहार की पॉलिटिक्स समझा दो। तो मैंने कहा बिहार की पॉलिटिक्स समझना बाद में देखना, पहले नीतीश कुमार जी का नेचर समझ लो आप, ठीक है। तो अगर देखोगे आप लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2005 से 10 के बीच में तो जो जनता दल यूनाइटेड है यहाँ पर, ठीक है, वो असेंबली इलेक्शन जीती, तब से यहाँ पर ये पावर में आना स्टार्ट हो गए और उस टाइम पर ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ में मिलकर काम करते थे। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के ड्यूरेशन में यहाँ पर अच्छा खासा एक गठबंधन यहाँ पर चलता था नीतीश कुमार साहब का। पर लेकिन जैसे ही 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया, इनको बेसिकली वो बात अच्छी नहीं लगी और इन्होंने यहाँ पर एनडीए अलायंस को छोड़ दिया, ठीक है। फिर ये आगे चलकर यहाँ पर महागठबंधन में आ गए लालू प्रसाद यादव के साथ में, पर लेकिन वो लंबे समय तक टिका नहीं। इसके बाद में फिर से इनके साथ में बीजेपी के साथ में चलकर अलाई कर लिया, ठीक है। अगर बात करें 2021 में, अभी यहाँ पर 2020 में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे इनकी बीजेपी के साथ में नहीं बनी। यानी कि जैसे लाउड स्पीकर वाला केस आया, बिहार ने इंप्लीमेंट नहीं किया, उत्तर प्रदेश ने इंप्लीमेंट किया। एनआरसी के लिए नो बोल दिया इन्होंने साफ साफ कि हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में इन्होंने नो बोल दिया, ठीक है। एंटी कन्वर्जन बिल लेकर नहीं आए, जबकि मैक्सिमम स्टेट जो थे जो बीजेपी वाले वो लेकर यहाँ पर आ गए। कास्ट सेंसस के ऊपर यहाँ पर भी बातें की जा रही थी। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें यहाँ पर ये दोनों मिलकर काम नहीं कर पाए और अभी गठबंधन से बाहर निकल गए। तो एक मोटा मोटा एरिया है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आए कल को, तो ये मुद्दे भी आप लोग बोल सकते हैं जिसको लेकर कई बार जो सेंटर स्टेट के बीच में बनी नहीं यहाँ पर। तो फेडरल सिस्टम के लिए कुछ पॉइंट्स आप लोगों के पास में यहाँ पर हो जाते हैं इकट्ठे, ठीक है। बात करते हैं तो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है गोटी 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 याद आया अक्षय कुमार, कौन सी मूवी है, मूवी का नाम क्या है, अभी उसके ऊपर रीमेक भी बनी है तो अभी यहाँ पर गोटिया भाई जो हैं वो यहाँ पर बेसिकली यहाँ से निकल कर पहुंचे थे सिंगापुर। और सिंगापुर में इनका हॉलीडे खत्म हो गया, अब ये थाईलैंड के लिए रवाना हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थाईलैंड में पहुंच गए। सोचो अपना देश छोड़कर भागना पड़ जाए तो यहाँ पर क्या बुरी कंडीशन होती है। तो इससे बेइज्जती तो होती है, ज़िंदगी ऐसा लगे कि नरक बन गई है, कोई रखने के लिए तैयार ही नहीं है, जिधर जाते हैं उधर से लुढ़का देते हैं लूटा समझकर। तो एक काफ़ी बुरी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं आज के डेट में इनकी। आप लोगों की क्या राय है, सोचो एक मिनट के लिए कितनी बुरी कंडीशन होती है ये सारी। अपने ही देश के लोगों ने भगा दिया अपने ही देश से, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो बड़ी बेइज्जती है यार। चलो जो भी है, पर हरकतें की हैं तो उसका हरकतें की हैं तो फिर ऐसी ही एक तरीके से रिजल्ट तो मिलता ही है। अगर आप लोग हरियाणा वासी हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है, और वैसे भी दूसरे एग्जाम्स में भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि अभी रिसेंटली हरियाणा के अंदर एक डेवलपमेंट देखने को मिला। आप लोगों को तो पता है कि जब भी पोल्यूशन होता है दिल्ली के आसपास वाले रीजन में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसान रहते हैं और किसान क्या करते हैं, अपने खेतों में जो घास फूस जलाते हैं, जिसको इंग्लिश में आप लोग स्टेबल बर्निंग बोलते हैं, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसी का एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला गया है कि सेकंड जनरेशन इथेनॉल पावर प्लांट यहाँ पर लगाया गया है। इथेनॉल प्लांट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते क्या होगा, अब उस इथेनॉल से बायोफ्यूल बनाया जा सकेगा। तो 10 अगस्त जो कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया गया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये कि कहाँ पर, किस चीज़ का है, एथेनॉल का है, हरियाणा के अंदर किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि स्टेबल बर्निंग काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। ये सेकंड जनरेशन इथेनॉल जो पावर प्लांट है यहाँ पर, ये किसके द्वारा सेटअप किया गया है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा यहाँ पर मिलकर, जो कि पानीपत जो रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 900 करोड़ जो एक तरीके से इस पे 999 करोड़ इसके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, और 35 एकड़ में ये प्लांट है। 100 किलो लीटर पर डे यहाँ पर आप लोगों को प्रोड्यूस करके देगा। तो ये स्टेट पीएससी के अंदर कम से कम आप लोगों से जरूर क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आप लोगों से बात करें वनडे टाइप एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है, ठीक है। एथेनॉल का अगर बात करूँ केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन आंसर देता है। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है अवार्ड के बारे में, और अवार्ड भी थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद ही आप लोगों ने कुछ ने सुना होगा और कुछ ने नहीं सुना होगा, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। बात की जा रही है लद्दाख के द्वारा, लद्दाख के अंदर में जो एक काउंसिल है जिसको बोलेंगे ऑटोनोमस हिली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल लद्दाख, तो इसके द्वारा अभी जो दलाई लामा है 14th दलाई लामा, ठीक है, तो 14th दलाई लामा को अभी यहाँ पर डीपाल RNGAM निगम, इसी के साथ में दुस्तन इसका अवार्ड का नाम रखा गया है। ये फिर आप लोग इसको DRD के नाम से भी आप लोग याद रखते हैं, ठीक है, यानी कि डीपाल R नगम दस्तन। तो ये अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया गया है, ये लद्दाख के द्वारा दिया गया है यहाँ पर जो दलाई लामा है, और तिब्बतन एक तरीके से स्पिरिचुअल जो लीडर है दलाई लामा, ठीक है।
तो इनको ये हाईएस्ट अवार्ड यहाँ पर दिया गया सिविलियन कैटेगरी में। ये छठा अवार्ड था यहाँ पर जो अभी यहाँ पर इनको दिया गया है, और ये 14th दलाई लामा है। देखिए दलाई लामा पोस्ट का नाम है यहाँ पर, ठीक है, तो 14वें नंबर के दलाई लामा है, पर लेकिन ये पोस्ट का नाम है। इनका नाम जो है, इनका पर्सनल नाम अगर आप लोगों से कोई पूछे, तेंजिन ग्यात्सो, ठीक है, तो ये इनका नाम है। वैसे यहाँ पर एक तरीके से ग्यालवा रेनपोंचे भी एक तरीके से पुकारा जाता है, पर अगर बात करें तो इनका नाम और दलाई लामा डिफरेंट है। अभी फिलहाल बोल रहे हैं कि इनका आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट जो इनको एक तरीके से रिप्लेस करने वाला पर्सन कौन होगा, तो उसी के चलते यहाँ पर कई सारी प्रक्रिया अभी चलती हुई नजर आती है। एक लंबे समय लगता है इनको चूज करने में। तो यहाँ पर एक तरीके से सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है 1989 में, और इसी के साथ में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया में हाईएस्ट पोस्ट बेसिकली वो इनको मिली हुई है सिंस 2008 से, और ये इनको चिल्ड्रन ऑफ द महात्मा गांधी के नाम से भी जाना गया था टाइम्स मैगजीन के अंदर में। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन कईयों बार आप लोग के बन जाते हैं, तो ये आप लोग अक्सर एक तरीके से थोड़ा सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। अवार्ड के बारे में किसको दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, और पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बेसिक बातें, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। बात की जा रही है झारखंड जनजातीय महोत्सव के बारे में। तो झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है हेमंत सोरेन, उनके द्वारा भी यहाँ पर एक झारखंड ट्राइबल फेस्टिवल स्टार्ट किया गया 9 अगस्त से। क्यों? क्योंकि 10 अगस्त को यहाँ पर एक डे सेलिब्रेट किया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। इसकी जो थीम भी मैंने आप लोगों को बताई थी, द रोल ऑफ इंडिजिनस वुमेन इन प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये जो एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है 9 अगस्त को, ठीक है। तो ये जो डे है, मैंने 10 अगस्त बोला था क्या, 9 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखिएगा। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो और बात की जा रही है झारखंड के बारे में, तो स्टेट पीसीएस के अंदर कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन कम से कम पता होना चाहिए। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट और देश के हित की न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, पूछा जा सकता है हिम ड्रोन एथोन, ठीक है। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो इंडियन आर्मी के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किसके साथ में मिलकर लॉन्च किया गया है? तो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसमें काम क्या करने वाले हैं, ये बेसिकली यहाँ पर अपनी कंट्री में लोकल अपने आप हम लोग ड्रोन बनाएंगे, ना किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रखते हुए। तो हमारी कंट्री में जो आने वाले टाइम में ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी देखने को मिल सकता है, तो उसके चलते अगर अपने ही देश में ड्रोन बनाए तो कैसा रहेगा। तो यहाँ पर इस कंपनी के साथ मिलकर इंडियन आर्मी जो है मेक इन इंडिया जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट कर रही है, और एक माहौल तैयार यहाँ पर किया जा रहा है। अपने ही देश में अगर सामान बनेगा तो अपने ही देश के लोगों को जॉब मिलेगी, अपने ही देश का पैसा अपने ही देश में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। इंडियन आर्मी जो है वो सपोर्ट कर रही है इंडिजिनस ड्रोन इकोसिस्टम, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पर आप लोगों को अच्छे बेस्ट क्वालिटी के ग्लोबल लेवल के अगर ड्रोन के बारे में बात करें अपने देश में देखने को मिलेंगे। तो ये प्रोग्राम है कि सारे स्टेक होल्डर जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, एकेडमिशियन या फिर जो ड्रोन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो लोग हैं, हमारे ही देश में आए, बैठे हमारे देश में यहीं पर ही प्रोडक्ट बनाए, और यहीं पर ही खपत भी उनकी काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से यहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाला सिस्टम जो है वो एक जगह आप लोगों को नजर आएगा, क्योंकि हमारी कंट्री क्या कर रही है, अभी फिलहाल मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट कर रही है, अब एक्सपोर्ट भी करेगी, तो दोनों इक्वल अगर हो जाएंगे तो इससे बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये प्रोग्राम के बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखना। कुछ वन लाइनर न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, जैसे कि नीतीश कुमार साहब जो हैं वो क्विट कर अलायंस अभी यहाँ पर नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बन गए फिर से, और अभी यहाँ पर इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी है पूरा, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं है डिस्कस करने का, तो सारी चीज़ें आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। महाराष्ट्र के जो एक्टर थे जिनका नाम था प्रदीप पटवर्धन, ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली ये हमारे बीच में नहीं रहे। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और किस पर्टिकुलर फील्ड से वो कनेक्टेड थे, तो ये याद रखिएगा। इंडिया और यूएसए के बीच में एक स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसका नाम है एक्सरसाइज विजय प्रहार 2022, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर बकलोहो हिमाचल प्रदेश के अंदर रिसेंटली अभी स्टार्ट हुई है। तो एक्सरसाइज डिफेंस एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आप लोगों के लिए हो जाता है। इकोनॉमी के अंदर अगर बात करें 12th एडिशन जो डिफेंस एक्सपो है वो गांधीनगर में गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा अक्टूबर के महीने में, ठीक है। थीम क्या है, पाथ टू प्राइड। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बनते हैं। एग्रीकल्चर और इसी के साथ में एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया इंडिया इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, कहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर में जो चंदौली है वहाँ पर रखा गया उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो ये लोकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपो वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो आप लोग कम से कम स्टार जरूर लगा लीजिएगा। इसी के साथ में ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल के बारे में यहाँ पर, तो ये याद रखिएगा। अफगानिस्तान के अंदर में जो तालिबान सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तान जो मिलिट्री है, ठीक है,
तो दुरंत लाइन है दोनों कंट्री के बीच में, तो जहाँ पर दोनों अक्सर आपस में आकर लड़ जाते हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। पाकिस्तान के 4 आर्मी जो पर्सनल है उनकी अभी यहाँ पर क्या हुआ, एक सुसाइडल ब्लास्ट देखने को मिला, खासकर जो ये कहाँ पर है, ये खैबर पख्तूनवा रीजन जो है यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है ना कि दूसरे सांप को अगर आप लोग दूध पिलाओगे तो अपने ही वो काटेगा आकर। यूएसए के द्वारा रिटर्न किए गए 30 स्टोलन जो आर्ट, जो आप लोग जो एंटीक पीस बोलते हैं ना, इससे आर्ट होते हैं, ठीक है, कंबोडिया के। तो ये यहाँ पर ये हालांकि हल्का सा मतलब याद रखिएगा बस। स्पोर्ट के मामले में इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 44th चेस्ट जो ओलंपियाड अभी चेन्नई के अंदर में हुआ, तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान ने यहाँ पर जो मेंस, जो खासकर मेंस की कैटेगरी में यहाँ पर जीता, और यूक्रेन ने वुमेन्स की कैटेगरी में गोल्ड जीता। इंडिया दोनों में ब्रोंज मेडल जीता, ठीक है। फॉर्मर साउथ अफ्रीकन जो क्रिकेटर हैं जिनका नाम है यहाँ पर एम्पायर रूदी कोइटजन, ठीक है, तो रिसेंटली वो अभी बीच में नहीं रहे, तो इनके बारे में रखिए। फॉर्मर इंडियन जो बॉलर है मनोज प्रभाकर, ठीक है, तो वो नेपाल क्रिकेट टीम के कोच बने हैं, दूसरी कंट्री की क्रिकेट टीम के कोच। तो ये छोटी छोटी कुछ ऐसी न्यूज़ है। कई सारे बच्चे बोले सर वन लाइनर टाइप की भी कुछ लगा दिया करो, तो इस तरीके से आप लोगों के लिए लगाई गई हैं। आई होप कि इनसे आप लोगों को फायदा होगा, अगर हाँ तो बताइएगा, अगर ना तो भी बताइएगा। आज के एसएलवी कमांडो है आयसा, काफ़ी शानदार तरीके से इनके द्वारा क्वेश्चन के आंसर दिए गए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इवन जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली वोकैबुलरी दी थी, उसके ऊपर इनके द्वारा सेंटेंस का भी फॉर्मेशन किया गया है, तो ये पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी पूरा डिटेल में चीज़ें रहती हैं उन पे आप लोग पार्टिसिपेट किया करो, तो अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, ओके। कभी कभी टाइम मिला करेगा तो कुछ इस तरीके से भी लगा के आप लोगों को दे दिया करूँगा। इसमें कुछ आप लोगों के साथ साथ में एंटोनिम और सिनोनिम्स भी यहाँ पर कवर हो जाया करेंगे, तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत हो जाएगा हालांकि, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये एक तरीके से एक्स्ट्रा वर्जन हो गया। ये रेगुलर मैं गारंटी नहीं देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है इसमें, पर हाँ ये है कि बीच बीच में इस तरीके से भी आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल जाया करेंगे, ठीक है। एलूर का मतलब होता है एक तरीके से यहाँ पर फुसलाना, ठीक है, तो एक तरीके से किसी चीज़ को या अट्रैक्ट करना, चाम भी बोल सकते हैं, उसको देखकर फिसल गए, एक तरीके से सुना होगा ना आप लोगों ने, तो वो वाली बातें हैं। तो यहाँ पर 3 आप लोगों के लिए सिनोनिम्स हो गए और इसी के साथ में 3 आप लोगों के लिए एंटोनिम्स भी हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बताइएगा इसके बारे में क्या राय है आप लोगों की, सही है या फिर गलत है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अलूड, इसका मतलब संकेत करना या फिर सजेस्ट करना चीज़ें आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट वे में मेंशन करना, ये ऐसे आप लोग इसको सिनोनिम्स देख सकते हैं। तो ये हिंदी में है, ये यहाँ पर इंग्लिश में है, इसका मीनिंग फिर सिनोनिम्स और फिर एंटोनिम्स है, ठीक है। डिस्परेट मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट या अपोजिट या फिर अपमान बोला जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो डिफरेंट आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से, तो यहाँ पर इसी तरीके से इसके क्या हो जाएंगे, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट हो गया तो यहाँ पर यूनिफॉर्म बोल सकते हैं आप लोग, या सिमिलर, अलाइक, ठीक है। इसी के साथ में एस्ट का मतलब होता है खोदना, कर्व आउट, यानी कि एक तरीके से आप लोगों ने सुना होगा ना कि नक्काशी निकाली गई हैं पत्थर के ऊपर कुछ खुदाई कर कर, क्रेविंग करना, ठीक है, एक तरीके से वो कर्व आउट करना आप लोगों ने सुना होगा। स्कल्पचर जो बनाए जाते हैं बेसिकली वो वाली बातें यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये मीनिंग हो गया। इसी देखिए यहाँ पर ये जो शब्द है ना, ये आप लोगों से एनडीए सीडीएस में भी पूछे गए हैं कई बार ये शब्द। नेक्स्ट तो शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये विगर। विगर का मतलब ताकत यानी कि स्ट्रेंथ, ठीक है। तो क्या पोटेंशियल है, पोटेंसी हो गया, ठीक है, पावर, कैपेबिलिटी, तो इसी के साथ में अपोजिट हो गया फिर यहाँ पर वीकनेस, पावरलेसनेस, इसी के साथ में इनएबिलिटी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, 5 कहने के लिए शब्द हैं, पर लेकिन आप लोग देखते हैं कितने सारे शब्द आप लोगों के साथ में हो गए। तो ये 5 की जगह 3, 3, 6 इस तरीके से अगर काउंट करोगे तो 50 शब्द आप मतलब 30-40 के करीब तो आप लोगों को देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा है, मैंने बोला कि रेगुलर नहीं, पर अब बीच बीच में आप लोगों के लिए इस तरीके का भी मैंने कहते हैं माल मसाला मिलता रहेगा। तो ये सारी पीपीटी में चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को, तो इनको जाकर अच्छे से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। बाकी आज की इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क, क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैंने आप लोगों की कंप्लीट कर दी है, तो अभी यहाँ पर आप लोगों की कुछ नेशनल पार्क में आप लोगों की कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है यहाँ पर, इसको पहले सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते थे, और ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1989 के अंदर में, ठीक है। तो व्हाइट थ्रोटेड जो किंग फिशर है, ये मेनली यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, हालांकि बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट लोकेशन है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ये था आप लोगों का इंपॉर्टेंट लोकेशन। तो कैसा लगा आज का टोटल डिस्कशन जरूर बताइएगा, कुछ इंप्रूवमेंट लगा या फिर कोई सजेशन आप लोग देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग बता सकते हैं, और फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। इसी के साथ में पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी चीज़ें वहाँ पर इकट्ठी मिली जाती है।
और अगर कुछ भी आप लोगों को पर्सनल क्वेरी सेंड करनी हो तो studyloverveer@gmail.com पर, या फिर सिलेक्शन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी हो तो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।